बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी किस्त नंबर 4 शुरू हो रही है। 3 किस्तें इससे पहले इसकी जो है अपलोड हो चुकी हैं। आज इसकी किस्त नंबर 4 है। इसने बरहान को पकाने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। इसने फिर से बरहान को पकाने की कोशिश की। इसकी तकलीफ बढ़ने लगी। इसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। अचानक से बहुत ज़्यादा तकलीफ और बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर से बेहोश हो गई। अनवर लाहौर के एक वीराने घर के तहखाने में बंद थी। इस कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। बाहर कोई जीरो नहीं रहती था। जो जाकर देखती कि वो मासूम लड़की जिंदा भी है या मर गई है। शाह ने अनमोल को अगवा करवा कर यहाँ बंद करवाया, लेकिन वो नहीं जानता था अनमोल तकलीफ में है। वो तो ये भी नहीं जानता था कि इसके लोग वहाँ से जा चुके हैं। वहाँ कोई नहीं। बरहान ने सुफियान को ब्लैक रूम में बंद कर दिया और खुद बाहर से सर पकड़ के बैठ गया। इस वक्त साइमा की पकड़ 2 लड़के वहाँ आए। इनके पीछे हमजा भी था। बरहान सर। हमजा ने बरहान के कंधा हिलाया। बरहान ने सर उठाकर हमजा को देखा, उठ कर खड़ा हुआ। आखिर क्या हुआ सर? इस लड़की को उठवाने का मकसद? हमजा ने बरहान के चेहरे को देखते हुए संजीदा कहा, अभी जब मैं इस लड़की से पूछताछ करूंगा ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा। बरहान ने बेहद संजीदगी से सर्द और सपाट चेहरे के साथ कर साइमा को कुर्सी पर बांधने का इशारा किया। लड़कों ने साइमा को बांधा। वहाँ से चली गई लड़कियों ने। अब वहाँ हमजा, बरहान के 2 आदमी थे। बरहान ने साइमा पर पानी डालने का इशारा किया तो इस आदमी ने साइमा पर पानी डाला। पानी के पड़ते ही वो होश में आने लगी। अपने सामने बरहान को खड़ा देख खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? तुम्हें लगता है अनमोल को मैंने अगवा करवाया है? साइमा ने सोचे समझे बगैर ऊंची आवाज में कहा। इसकी बात सुन बरहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हमजा चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। मैंने तो ये बात कही ही नहीं कि अनमोल को तुमने अगवा करवाया है। बरहान ने इसकी तरफ झुकते हुए संजीदगी से कहा। ये सुन साइमा के चेहरे पर साया सा लहराया। मैंने अनमोल को अगवा नहीं करवाया, साइमा ने नजर चुराते हुए कहा। बरहान ने इसके बाल पकड़कर जोर से खींचे। इसकी चीख निकल गई। सीधी तरह बताओ दो अनमोल कहाँ पर है, वरना। बरहान ने कहा तो दरमियान में छोड़कर इसके बालों को झटका दिया। वरना क्या? हाँ, मारोगे मुझे? तुम चाहे मुझे मार भी दो, फिर भी तुम्हें अनमोल को नहीं बचा सकते। साइमा ने हंसते हुए बरहान के हाथ से इसके बाल छूट गए। वो पीछे होकर जला कर भस्म कर देने वाली नजर से देखने लगा। अब तो हमजा का दिल कर रहा था इस डाइन को गोली मार दे, वो मरने वाली होगी। हाँ हाँ, साइमा ने कहकर कहा। बरहान ने अपने अंदर उबलने वाले लावे को मुश्किल कंट्रोल किया और अपने आदमी की तरफ देखा। स्पेशल डब्बा लेकर आओ, बरहान ने अपने आदमी को कहा। वह डब्बा लेने चला गया। साइमा जो हंस रही थी डब्बे का सुनकर हल्की सी कांपती हुई जानती थी। बरहान जो डब्बा मंगवा रहा है, जरूर इसमें कुछ ऐसा होगा जिससे इसी ज्यादा तकलीफ होगी। बरहान का आदमी डब्बा लेकर आया। बरहान ने डब्बे का ढक्कन उठाकर अंदर देखा। हमजा भी आगे होकर देखने लगा। अंदर एक खतरनाक सांप था। इसे देखते ही हमजा छुछड़ी लेकर 2 फुट दूर हो गया। सांप को देखकर बरहान के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट छा गई। साइमा सांस बंद किए डब्बे को देख रही थी। बरहान ने जैसे ही डब्बे के अंदर पड़े सांप को पकड़कर बाहर निकाला। सांप देखकर साइमा की चीख निकल गई। दूर 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 ले जाओ इसे, मैं बताती हूँ अनमोल कहाँ है। मैं बताती हूँ अनमोल कहाँ है, इसे दूर कर दो मुझसे, साइमा ने चिल्लाते हुए कहा। बरहान ने सांप को वापस डब्बे में डाला। सर्द और सपाट नजर से देखा। बताओ मुझे अनमोल कहाँ है? बरहान ने संजीदगी से पूछा। वो शाहनवाज के बाप के घर के तहखाने में बंद है। मैंने इसे ड्रग्स की बहुत हेवी मकदार वाली इंजेक्शन दिया है, वो एक दिन में मर भी सकती है। यह सुन बरहान ने जोर से इसके मुंह पर छांटा मारा। साइमा का चेहरा साइड पर से जुड़ गया। इसने आंसू से भरी आंखों से बरहान को देखा। इसके होंठों से खून निकला। क्या इस सब में शाहनवाज भी शामिल है? सच बताओ मुझे। बरहान ने घबराते कहा। शाहनवाज ने अनमोल को अगवा करने का कहा था मुझे, लेकिन इसे नहीं पता था कि मैंने अनमोल को ड्रग्स का इंजेक्शन दिया है। साइमा ने रोते हुए कहा। इससे अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। हमजा मैं जा रहा हूँ, इस पर सांप छोड़ देना, ये इसी लायक है। बरहान ने सर और सपाट आवाज में कहा जाने लगा। साइमा नाम ही सर हिलाए। हमजा ने डर कर सांप को देखा और बरहान से पहले बाहर निकला। बरहान ने हमजा को पीछे से घूरा और सांप निकाल कर साइमा के गले में डाल दिया। साइमा चिल्लाने लगी। सांप इसे हर जगह से डस रहा था। बरहान ने नफरत से ये मंजर देखा और बाहर निकल गया। इसे जल्द से जल्द अपने चाचा के घर पहुंचना था। हर वक्त बरहान के आदमी शाह का पीछा कर रहे थे। रात होते ही शाह को मौका मिला, वो अपने बाप के घर पहुंचा। वो तहखाने में दाखिल हुआ। अपने आदमियों को गायब देखकर इसे बेइंतहा गुस्सा आया। आगे बड़ा कमरे का ताला खोलकर लाइट ऑन की तो अनमोल का बेड पर बेसुध पड़ा देख इसके दिल को कुछ हुआ। इसने आगे बढ़कर अनमोल को हिलाया, लेकिन वो वैसे ही पड़ी जैसे इसके पास रखे जग को उठाकर इसका सारा पानी अनमोल पर जेड पर डाल दिया। पानी पड़ने से अनमोल थोड़ा थोड़ा सा होश में आने लगी। इसे होश में आता देख शाह रिलैक्स हुआ। इसे लगा अनमोल का क्लोरोफॉर्म की वजह से बेहोश। इसे क्या पता था ड्रग्स की वजह से बेहोश पड़ी थी। कितनी बेवकूफ़ डॉक्टर था।
ये देखकर भी जान न पाया। अनमोल आधी खुली आंखों से शाह को देख रही थी। शाह ने अनमोल को बाजू से पकड़कर उठाया, अपने गले लगा लिया। अनमोल ने अपनी कमजोर हाथों से खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर थी और शाह को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, जिसका फायदा शाह उठा रहा था। शाह ने अनमोल को बाहों में बिठाया और बाहर निकल गया। अनमोल का दिल कर रहा था शाह से दूर हो जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसमें इतनी ताकत नहीं थी। शाह अनमोल को लेकर घर से बाहर निकला और उसे फ्रंट सीट पर बिठाया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी को सड़क पर डाल दी। इसका इरादा अपने गेस्ट हाउस जाने का था, वहाँ अनमोल से निकाह करने वाला था। ये बुज़दिल इंसान अनमोल को कमज़ोर देख समझ ही नहीं पाया कि वो इतनी कमज़ोर क्यों है, इसे क्या हुआ है। शाह की गाड़ी को 15 मिनट हुए थे कि बुरहान फुल स्पीड से गाड़ी लेकर वहाँ पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ। दहानी के अंदर की कमरे खुले दरवाजे देखकर इसका दिल हल्का सा कंपा। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे को खाली देख के इसका सांस अटकने लगी। अनमोल खुद से यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, ज़रूर कोई इसे यहाँ से लेके गया। शाह मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुरहान ने गुस्से से डोर कर दरगाह से बाहर निकला। बैठते ही इसने हमजा को कॉल की। हमजा शाह अनमोल को लेकर फरार हो गया है, वो ज़रूर अपने घर या गेस्ट हाउस जाएगा। तुम शाह के घर जाकर पता करो, मैं गेस्ट हाउस जाकर पता करता हूँ। बुरहान ने संजीदगी से कहा। कॉल काट कर मोबाइल को गाड़ी के डैशबोर्ड पर फेंका और गाड़ी को फुल स्पीड से दौड़ाने लगा। शाह को अपने गेस्ट हाउस पहुंचने में आधा घंटा लगा। इसने गेस्ट हाउस के अंदर जाकर अपनी गाड़ी रोकी और अनमोल को अपनी बाहों में उठाए अंदर दाखिल हुआ। इसने अनमोल को अपने महसूस कमरे में जाकर बेड पर बिठाया। इससे दूर होकर अनमोल को देखने लगा। अनमोल अपनी आंखें खोले हैरानी से सब कुछ देखने समझने की कोशिश कर रही थी। इसकी शर्ट गीली होने की वजह से आगे से चिपकी हुई थी। अनमोल ने आगे से अपनी शर्ट को सीधा किया और यहाँ से भागने के बारे में सोचने लगी। तुम बेबसी यहाँ मेरे बेड पर बैठी बहुत प्यारी लग रही हो। अभी ब्यूटिशियन आकर तुम्हें तैयार करके गई, अभी हमारे निकाह होगा। शाह ने अनमोल को देखते हुए कहा। अनमोल ने नजरें उठा कर से देखा। अनमोल को चार शाह नजर आ रहे थे। मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी, अनमोल ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। शाह के चेहरे पर संजीदगी छा गई। इसने आगे बढ़कर अनमोल के चेहरे को सख्ती से अपने हाथ की आहनी गिरफ्त पकड़ में लिया। अभी कह दिया, दोबारा ऐसा मत कहना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। शाह ने सख्ती से वहाँ से चला गया। पीछे अनमोल उठने की कोशिश करने लगी। कोशिश में कामयाब भी होगी और बेड से उतरकर खिड़की खड़ी हुई और गिरने वाली थी कि ब्यूटिशियन जो कमरे में दाखिल हो रही थी। इसने आगे बढ़कर अनमोल को पकड़ा। मैम आप ठीक तो हैं? मुझे आप बहुत बीमार लग रही हैं, ब्यूटिशियन ने फिक्रमंदी से कहा। अनमोल को बेड पर बिठाया। अनमोल ने ब्यूटिशियन की तरफ देखा। आप मेरी मदद करें प्लीज़, मुझे यहाँ से लेकर जाएं, मैं ये निकाह नहीं कर सकती, मैं शादीशुदा हूँ। और अनमोल ने आहिस्ता से ब्यूटिशियन से कहा। इससे ने तरहम बड़ी निगाहों से अनमोल को देखा। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, मैंने आपकी मदद की तो शहनवाज सर मुझे गोली मार देंगे, ब्यूटिशियन ने कहा। अनमोल को तैयार करने लगी और जब तैयार कर लिया तो अनमोल को देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रहेगी। इतनी प्यारी दुल्हन इसने बहुत सी दुल्हनें बनाई थी, लेकिन अनमोल की बात ही कुछ और थी। और अनारी रंग के लहंगे चूल्हे में परियों को भी मात दे रही थी। अनमोल के नाजुक मिजाज और इसकी खराब तबीयत की वजह से ब्यूटिशियन ने इसका लाइट से मेकअप किया था और लाइट सी ज्वेलरी भी पहनाई थी। तुम बेइंतहा खूबसूरत लग रही हो डोल, ब्यूटिशियन ने कहा। अनमोल की कान के पीछे नज़र का टीका लगा दिया। इसने अनमोल को नज़र से बचाने के लिए नज़र का टीका लगाया, लेकिन वो नहीं जानती थी अनमोल को तो बहुत पहले ही नज़र लग चुकी थी। ब्यूटिशियन के जाते ही अनमोल हिम्मत करके उठी और गिरते पड़ते रूम से बाहर निकली। सामने ही कोई नहीं था। अनमोल ने दीवार का सहारा लिया, आहिस्ता सा चलते हुए बागीचे के पास पहुंची। सामने ही गेस्ट हाउस का खुला दरवाज़ा था। अनमोल ने अपना लहंगा संभालते हुए आगे बढ़ी ही थी कि नीचे गिर गई। बुरहान, तकलीफ से इसके मुंह से बुरहान का नाम निकला। दौड़ते हुए इतनी कोशिश करने लगी, उठते हुए वो मुश्किल चलते हुए गेट से बाहर निकल गई। बुरहान गेस्ट हाउस के पास ही था। इसकी गाड़ी पंचर हो गई थी। बुरहान ने गाड़ी से बाहर निकलकर मोबाइल की टॉर्च ऑन करके गाड़ी का टायर देखा और जोर से गाड़ी को किक मारी। किसी काम की नहीं हो। तो बुरहान ने गाड़ी को कहा और दौड़कर गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगा। अभी वो गेट के से 15 कदम दूर ही था कि एक नरम नाजुक खुशबू में बसा वजूद इसके साथ टकराया। वो गिरने ही वाली थी कि बुरहान ने इसे कमर से पकड़ा। छोड़ो मुझे, मैंने तुमसे निकाह नहीं करूँगी। बुरहान अभी समझ नहीं पाया कि लड़की कौन है। अनमोल की आवाज़ सुन चुका। अनमोल इसे अपने हाथों से खुद से दूर करने लगी। अनमोल तुम ठीक हो? बुरहान ने बेताबी से अनमोल को खुद में बींच लिया। अनमोल हुनूदगी में जाने लगी। बुरहान ने अनमोल को बेजान होता देख अपनी बाहों में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। शाह अपने कुछ दोस्तों ने कहा के साथ एक रूम में बैठा हुआ था, वहां से उठा और अनमोल के लेने अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल को जैसे ही इसने देखा कमरा खाली, इसका मुँह चढ़ा रहा था। इसकी पेशान पे बिल पड़े। इसने बाथरूम में जाकर देखा, वहाँ भी अनमोल नहीं थी। इसका गुस्सा कपारा हाई होने लगा। तुमने बाकर अच्छा नहीं किया अनमोल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसने गुस्से से चिढ़ाकर अनमोल को ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकला। इसने सारे गेस्ट हाउस में
ढूंढा, अनमोल कहीं नहीं था। गुस्से से पागल होने को था। जैसे ही वो बागीचे में देखने गया, इसे नीचे अनमोल के ये रिंग गिरी हुई मिली। इसने रिंग उठाकर देखी, सामने गेट की तरफ देखा। खुला गेट देख इसे मुट्ठी बीजी। वो गेट के पास कुर्सी पर सोए चौकीदार की तरफ बढ़े। इसने खींच कर इसे चेहरे पर थप्पड़ मारा। वो बेचारा हड़बड़ाकर उठा और शाह को देखकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। शाह इसे सफाक नजर से देख रहा था। तुमने गेट किस खुशी में खुला छोड़ा है? मेरे निकाह की खुशी में, शाह ने दाड़ते हुए कहा और सर झुकाए कांपने लगा। तुम्हारी ये गलती की वजह से वाकई डेढ़ मिनट, इस गलती की सजा मौत है। शाह ने सफाकी से कहा। पिस्तौल निकालकर सारी गोलियां से सीने में उतार दी। पिस्तौल को अपने हाथ में पकड़े गियर से बाहर निकल गया। अनमोल को ढूंढने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसके मोबाइल की टार्च ऑन थी, लेकिन बैटरी लो होने की वजह से मोबाइल बंद हो गया। तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इसने अपने मोबाइल को ज़ोर से ज़मीन नीचे सड़क पर मारा। आस पास देखने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से इससे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो अंधेरे में आगे ही नहीं जा सकता था। इसने हर तरफ एक नज़र घुमाई। गेस्ट हाउस के अंदर चला गया। मरहान ने गाड़ी के पास पहुंचकर अमरार को गाड़ी में सीट पर बैठाया और गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके हमजा को कॉल करने लगा। हम हेलो हमजा, कहाँ हो? अनवर मुर्गी है, तुम जल्दी से आओ, मैं शाह के गेस्ट हाउस के पास हूँ। मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, अनवर की हालत बहुत ख़राब है, इसे अस्पताल लेके जाना है, प्लीज़ जल्दी आओ। फरहान ने कॉल काट दिया। अनमोल को देखा, वो बेहिस हरकत पड़ी थी। अनमोल को इस तरह से बेजान देख फरहान का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। इसने अनमोल को इस तरह से देखना बहुत तकलीफ दे हो रहा था। अभी 5 मिनट गुजरे थे, इसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से हमजा निकला। फरहान ने ताज्जुब से हमजा को देखा। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी 5 मिनट पहले ही तो तुम्हारी बात हुई थी। सर, जब आपने मुझे कॉल की थी नाश्ते में था, इसलिए पहुंच गया। हमजा ने की बात सुनकर फरहान ने अनमोल को अपनी गाड़ी से बाहों में उठाकर बाहर निकाला और हमजा की गाड़ी की तरफ बढ़ा। हमजा ने जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। इसने अनमोल को सीट पर लेटाया और खुद साथ में बैठकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। हमजा ने गाड़ी में बैठकर जल्दी से गाड़ी को वापस मोड़ा और फिर स्पीड से दौड़ाने लगा। फरहान बिना पलक झपकाए अनमोल के चेहरे को देख रहा था। इसकी आंखों में पानी तैर रहा था। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को दूर कर दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा अनमोल। फरहान ने आंखें बंद की। तकलीफ से सोचा। अनमोल की पेशानी पर किस की। सर, हम एसएच अस्पताल में पहुंचने वाले हैं। हमजा की बात सुन फरहान की आंखों में चिंगारी चलने लगी। इस अस्पताल में नहीं, किसी और अस्पताल में चलो, शाह का हॉस्पिटल है। फरहान ने सर्द सपाट आवाज में कहा। हमजा ने फरहान की बात सुनने में हाथ सर हिला में। हमजा बहुत ज़्यादा संजीदा लग रहा था। वो संजीदगी से गाड़ी चला रहा था। इसने एक पल के लिए भी अपनी नज़रें सड़क से नहीं हटाई। 5 मिनट में वो लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर थे। हमजा ने गाड़ी रोकी, भागकर गाड़ी से बाहर निकल गया। इससे जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। फरहान जल्दी से बाहर निकला और अनमोल को बाहर निकाल कर अपनी बाहों में ले लिया। भागकर अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। हमजा भी इसके पीछे था। सब लोग हैरानी से एक नौजवान को दुल्हन को गोद में उठाए भागते हुए दिख रहे थे। फरहान ने अनमोल को स्ट्रेचर पर लिटाया और डॉक्टर को बुलाने लगा। डॉक्टर डॉक्टर। हमजा ने अनमोल को देखा तो देखते ही रह गया। इतनी प्यारी दुल्हन इसने आज तक नहीं देखी थी। मेरी दुआ है तुम ठीक हो जा। हमजा ने दिल में अनमोल की एगो दुआ दी और अपनी नज़रें फेर ली। इसी वक्त डॉक्टर और कुछ नर्सेस भागकर आई। प्लीज़ डॉक्टर, मेरी बीवी को बचा लें, प्लीज़ डॉक्टर। फरहान ने रोते हुए कहा। सामने हाथ जोड़ दिए। डॉक्टर ने उसके हाथों को पकड़ कर नीचे किया। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप दुआ कीजिए, डॉक्टर ने कहा और अनमोल को आईसीयू की तरफ ले गया। पीछे फरहान कुर्सी पर बैठा और मोबाइल निकालकर जलान को कॉल करने लगा। हमजा फरहान को देखे जा रहा था। हमजा ने फरहान को अनमोल के लिए रोते देख हैरान हो गया। मेजर फरहान, जिसने अपनी माँ के मरने पर भी आंसू नहीं बहाए थे, अनमोल की तकलीफ पर इसकी आंखों में आंसू थे। अब आप फरहान की आंखों में आंसू तैर रहे थे। हवेली में सब डिनर करने के बाद चाय पीते बातें कर रहे थे जब जलान के मोबाइल पर फरहान की कॉल आई। इसने मुस्कुराते हुए कॉल पिक की। हेलो ब्रो, क्या हाल है, कैसे याद किया मुझे? जलान ने मुस्कुराते हुए, लेकिन फरहान की बात सुन इसके चेहरे का रंग उड़ गया और फौरन खड़ा हुआ। शगुफ्ता बेगम, कबीर पाशा, परिशे ने हैरान जलान के चेहरे को उठते रंग देखे। मैं आ रहा हूँ फरहान, कुछ नहीं होगा अनमोल को। जलान के मुंह से अनमोल के बारे में सुनकर चेहरे का रंग उड़ गया। कबीर ने उठकर जलान को कंधे से हाथ पकड़ा। जलान ने मुड़कर परेशानी से कबीर को देखा। उड़े रंग के साथ इससे देख रहे थे। क्या हुआ अनमोल का? जलान, मेरी बेटी ठीक तो है? कबीर ने परेशानी से जलान को कंधे से पकड़कर पूछा। जलान ने कबीर, शगुफ्ता और परी की तरफ देखे, ठंडे सांस ली। वो सब परेशानी से इसके मुंतजर थे। डैड, मॉम, आप लोग मेरे बात को तहम्मुल सुने। अनमोल इस वक्त अस्पताल में है, बहुत क्रिटिकल हालत है इसकी। ये सुनते ही शगुफ्ता बेगम ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। परी रोते हुए शगुफ्ता बेगम संभालने लगी। कबीर ने आंखें बंद करके आंखों में आने वाले आंसू को रोकने की कोशिश की। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, प्लीज़ जलान, मुझे अनमोल के पास ले चलो। शगुफ्ता बेगम जोर कतार रोने लगी। मॉम, आप रोए मत,
रिलैक्स हो जाने वाला, ठीक हो जाएगी। हम सब अभी अस्पताल जाएंगे अनमोल के पास। जलान ने कहा, बाहर चला गया अपनी गाड़ी निकालने। 4 घंटे हो गए थे अनमोल को आईसीयू में, अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। हमजा और बरहान दोनों परेशान बैठे थे। इसी वक्त आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर निकला। बरहान भाग के ऐसे पास गया। मेरी बीवी कैसी है डॉक्टर? बरहान ने बेताबी से पूछा। अनमोल की हालत के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब था। मुबारक हो, आपकी बीवी को हमने बचा लिया और अब बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने बरहान के कंधे पर हाथ रख कर मुस्कुरा कर कहा। तो ये सुन बरहान को ऐसा लगा जैसे इसकी ज़िंदगी मिल गई हो। आपका शुक्रिया डॉक्टर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बरहान ने डॉक्टर का हाथ पकड़कर इसका शुक्रिया अदा किया और खुशी से हमजा के गले लग गया। बरहान को खुश देख हमजा ने बहुत अच्छा लगा। मैं अनमोल से मिल सकता हूँ डॉक्टर? बरहान ने बेताबी से डॉक्टर से कहा। अभी नहीं, हम इन्हें रूम में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर आप लोग मिल सकते हैं। लेकिन पहले आप मेरे साथ मेरे रूम में चलें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर ने बरहान को देखते संजीदगी से कहा। बरहान ने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर साथ से रूम की तरफ चला गया। मिस्टर बरहान, आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनें। डॉक्टर ने संजीदगी से बरहान को कहा। बरहान सपाट नज़रों से इसकी बात सुन रहा था। इसने इशारे से डॉक्टर को आगे बोलने को कहा। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बीवी के जिस्म से ड्रग्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हो, बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जितनी मकदार में ड्रग्स आपकी बीवी के जिस्म में थी, इसके जिस्म के किसी एक हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा हो सकता है कि इसके जिस्म को कोई हिस्सा डैमेज हो चुका हो। ये सब हमें आपकी बीवी के होश आने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपको पहले ही कहा कर रहा हूँ, आप हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहें। डॉक्टर के संजीदे बरहान को, तो बरहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उस पार्ट चेहरे से डॉक्टर की बात सुन रहा था, लेकिन इसके दिल में पर क्या बीत रही थी ये वही जानता था। ये सब इसके दिल में दर्द उठ रहा था। आपने ये बात कहनी थी डॉक्टर, बरहान ने सपाट चेहरे से डॉक्टर को कहा। बरहान की रोई देखते बेहद हैरान हुई। वो पहले अपनी बीवी के लिए आंसू बहा रहा था, लेकिन अब इसकी कंडीशन के बारे में सुनकर ऐसे बैठा है जैसे इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, आप जा सकते हैं। डॉक्टर ने बरहान का कहा तो बरहान उठकर इसके रूम से बाहर निकल गया। हमजा, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तुम यहाँ रहना और जलान के आते ही अनमोल के रूम का बता देना। और क्या तुम जलान को जानते हो? बरहान ने बोलते हुए अबरू चाकर से देखा। मैं जानता हूँ सर, वो 3 बार मेरी मुलाकात हो चुकी है इससे। हमजा ने बरहान को देखते संजीदगी से कहा। ओके, मैं जान हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। बरहान ने संजीदगी से कहा। चल लग गया। पीछे हमजा ने लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठकर मोबाइल यूज़ करने लगा। जलान परी अपनी मोम डैड के साथ अस्पताल पहुंच चुका था। इस वक्त अनमोल के रूम में अनमोल के पास बैठे थे। अनमोल को होश आ चुका था, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी। इसने एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकाला था। इसकी नज़रें दरवाजे को तक रही थी। वो सब जानते थे कि वो बरहान का इंतज़ार कर रही है। अनमोल मेरी जान, कुछ तो बोलो, हम सब तुम्हारी तरह इस तरह देख तकलीफ हो रही है। शगुफ्ता बेगम ने इसके हाथ प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। अनमोल ने शगुफ्ता बेगम तेरे दिखा। मामा बरहान कहाँ है? अनमोल ने सारी नज़रों से शगुफ्ता को देखा। शगुफ्ता बेगम ने कबीर और जलान की तरफ देखा और फिर अनमोल की तरफ देखा। उन्हें देखते हुए इनकी जवाब के मुंतज़िर थी। वो अभी आ जाएगा मेरी जान। शगुफ्ता बेगम ने प्यार से लेकर अनमोल के चेहरे पर फैली संजीदगी गुस्से को देख परेशान होगी। बाकी सब भी अनमोल को गुस्सा होता देख परेशान हुए। आप सब झूठ बोल रहे हैं। बरहान मुझे छोड़कर चला गया है ना, वो कभी वापस नहीं आएगा ना, वो नहीं आएगा वापस। अनमोल पैनिक होने लगी। सलाना जल्दी से आगे बढ़कर अनमोल को पकड़ा। सब अनमोल को पैनिक होता देख परेशान हो गए। कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अपनी बेटी को इस तरह देख इनका दिल कट गया था। कुछ नहीं हो मेरी जान, बरहान ने तुम्हें नहीं छोड़ा, वो कुछ काम से गया है, अभी वापस आ जाएगा। जलान ने अनमोल को सीने से लगाते हुए कहा। वो जलान को खुद से दूर कर रही थी। डैड, डॉक्टर को बुलाएं प्लीज़। जलान ने अनमोल को संभालते हुए कबीर से कहा। वो दौड़ भाग के कमरे से बाहर निकले। परी और शगुफ्ता बेगम अनमोल को देख कर रो रही थी। कबीर पाशा डॉक्टर के पास कमरे में दाखिल होकर इसके साथ 2 नर्सें भी थी। जलान और नर्सों ने अनमोल को ज़बरदस्ती पकड़ा तो डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन लगा। इंजेक्शन लगते ही वो आहिस्ता आहिस्ता पर सुकून होने लगी और नींद में चली गई। जलान ने अनमोल को बिस्तर पर लटाया। इसकी पेशानी को चुमा कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर ने अनमोल को ड्रिप लगाई और नर्सों के साथ चला गया। मामा, अनमोल आप ही ठीक तो हो जाएंगी ना? परी आंखों में आंसू लिए शगुफ्ता बेगम से बोली। परी, अनमोल ठीक है, लेकिन वो बरहान से बुरी तरह अटैच हो चुकी है, इसलिए बरहान को ना देख पैनिक करेगी। शगुफ्ता बेगम ने परी को तसल्ली दी, लेकिन वो दिल से खुद बहुत डरी हुई थी। बरहान गुस्से से खोलते ही फुल गाड़ी स्पीड चढ़ाए शाह के गेस्ट हाउस के अंदर गाड़ी लेकर जाकर रुकी। वो बाहर निकल कर अंदर की तरफ बढ़ा। और खतरनाक हादसा गुस्से में था। इसकी आंखें लाल लग रही थी। इसने अंदर दाखिल होते ही शाहनवाज को आवाज़ लगाई। शाहवेज, कहाँ छुप के बैठे हो? बुज़दिल सामने आओ। शाहवेज, बरहान गुस्से से चलाया। शराब पीते हुए गुस्से से अपने कमरे में से यहाँ से वहाँ घूम रहा था।
برہان کے چلانے اور آواز سن کے اس نے بوتل کو زور سے دیوار پر مارا اور کمرے سے باہر نکل کر برہان کی طرف بڑھا۔ برہان کی نظر جیسے ہی شاہ پر پڑی تو اس کی طرف بڑھا اور زور سے شاہ کے چہرے پر مکے مارا۔ شاہ مکھی کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے گر گیا۔ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھ سے سلایا اور برہان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ جمپ لگا کر کھڑا ہوا۔ برہان اور شاہ دونوں ایک دوسرے سے خود ملتے ہو گئے تھے۔ برہان شاہ پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس نے شاہ کو بہت مارا، لیکن اسی وقت شاہ نے اپنی انگلیاں برہان کی آنکھوں میں زور سے ماری اور لڑکھڑا کر پیچھے اور اپنی آنکھوں کو بسنے لگا۔ تم مجھے کبھی نہیں مار سکتی برہان، شاہ نے کہا اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ گیا۔ جیسے اس کی آنکھوں میں تکلیف کم ہوئی، اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن شاہ کو نہ پا کر اس نے پاس رکھی شیشے کی میز کو زور سے کک ماری وہ چکنا چیر ہو گئی۔ ہر چیگا شیشوں کے ٹکڑے پکڑے تھے۔ تم جہاں بھی جا کر چھپ جاؤ، شام میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، کتے کی موت ماروں گا، اس نے چلا کر کہا اور باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو باہر نکال کر سڑک پر ڈالا۔ اس نے انور کے روم سے باہر نکل کر غصے سے برہان کو کال ملائی۔ وہ ہسپتال سے کچھ دور تھا۔ موبائل پر زلان کی کال آتے دیکھ اس نے گاڑی کو سائڈ پر روک کر کال پک کی۔ السلام علیکم زلان، کیا بات ہے؟ برہان نے سنجیدہ کہا۔ یہ سن زلان کی پیشانی ابل پڑی۔ کیا بات ہے؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو برہان؟ تم میری بہن کو اس حالت میں چھوڑ کر کہاں چلے گی؟ کیا یہی ہے تمہاری محبت؟ زلان کو برہان پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ زلان غصہ مت کرو، بتاؤ یار کیا ہوا ہے؟ انمول تو ٹھیک ہے نا؟ برہان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس سے زلان کی بات سن ایسا لگ رہا تھا جیسے انمول کو کچھ ہو گیا ہو۔ زلان نے برہان کی بات سن غصے سے مٹھی بھیجی۔ انمول ٹھیک نہیں ہے برہان، اسے ہوش میں آتے ہی تمہارا پوچھا اور پیغنے کر گئی۔ اسے ڈاکٹر نے نیند کے انجیکشن دیا ہے، وہ نیند میں ہے، اس کی نیند سے جاگنے سے پہلے ہسپتال پہنچ جاؤ برہان، ورنہ وہ تمہیں انور کی شکل بھی نہیں دیکھنے دوں گا۔ زلان نے بے سنجیدگی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ یہ سن برہان کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے گاڑی کو سٹارٹ کر کے فل سپیڈ سڑک پر دوڑایا۔ اس کا ارادہ جلد سے جلد ہسپتال پہنچنے کا تھا، جلد انور کے پاس پہنچنا چاہتا تھا اور اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ 5 منٹ میں ہسپتال میں پہنچا۔ جو جیسے ہی انور کے روم میں باہر پہنچا، زلان غصے سے دیکھ رہا تھا اور آگے بڑھا اور زور زور سے اس کی گالوں پر تھپڑ مارنے لگا۔ جب زلان کو لگا اس کا ہاتھ تھک گئے ہیں تب جا کر روکا۔ برہان آرام سے کھڑا اس کے تھپڑ کھاتا رہا۔ گزرنے والے لوگ کھڑے ہو کر حیرانی سے منظر دیکھ رہے تھے۔ تمہارا ہو گیا تو میں جاؤں اندر؟ برہان نے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے گرم توا اس کے گالوں پر رکھ دیا ہو۔ زلان نے اسے گھور کر دیکھا اور اس کے بازو سے پکڑ کے اسے زوردار دھکا دیا۔ پری شگفتہ بیگم کبیر پاشا نے حیران سے برہان کو اس طرح سے کمرے میں داخل ہوتا دیکھا۔ ان سب کو دیکھ برہان نے سر جھکا لیا۔ کبیر نے اسے گالوں پر ہاتھ رکھے دیکھ حیرانی سے اس کے چہرے کو دیکھا جو خطرناک حد تک لگ رہا تھا۔ تم نے گالوں پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے بیٹا؟ کبیر نے پوچھا۔ برہان بیچارہ گالوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کبیر کی طرف دیکھا اور اپنے گالوں سے ہاتھ ہٹایا۔ اس کی گالوں پر لال انگلیوں کے نشان تھے، وہ گال بری طرح سے سوجے ہوئے تھے۔ اس کی گال دیکھ کر کبیر کی آنکھیں پھیر گئی۔ شگفتہ بیگم پری بھی آنکھیں پھاڑے برہان کی گال دیکھ رہی تھی۔ تمہارے گالوں کو کیا ہوا؟ کبیر نے اٹھ کر اچھے سے اس کی گال دیکھے۔ زلان نے اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں۔ برہان نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے۔ کیا زلان نے تمہیں مارا؟ کبیر بے حد حیران ہوا۔ جی انکل، آپ حیران مت ہونا، میں کئی بار زلان کو مار کھا چکا ہوں، برہان نے کہا اور انور کو دیکھنے لگا جو نیند میں تھی۔ واہ کیا بات ہے، وہ تمہیں مارتا ہے، لیکن تم نے اسے کیوں نہیں مارتے؟ 2-3 تو تمہیں اسے لگا دیتے، وہ بھی جان جاتا مار کیسے لگتی ہے؟ کبیر نے مسکراتے ہوئے کہا اور انور کی طرف دیکھا۔ تم انور کے پاس بیٹھو، ہم لوگ باہر جا رہے ہیں، کبیر نے برہان سے کہا اور شگفتہ اور پری کی طرف دیکھا۔ چلو ہم لوگ باہر چلتے ہیں، کبیر نے دونوں سے کہا اور وہ تینوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی برہان انور کی طرف بڑھا، اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ انور مجھے معاف کرنا، میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر چلا گیا، لیکن مجھے شاہ کو مارنا تھا، اسے تمہیں اغوا کرنے کی سزا دینی تھی، لیکن وہ کمینہ بھاگ گیا۔ وہ انور کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے سلانے لگا۔ کہاں تھا بھاگے گا، کسی نہ کسی دن ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ برہان انور کی آواز سن کر چونکا، انور کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں کھولے برہان کی طرف دیکھ رہی تھی، پہلے سے بہت کمزور لگ رہی تھی، اس کی سفید رنگت پیلی ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو انور؟ برہان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں برہان، پر آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے جہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، انور نے نروٹھے پن سے کہا۔ برہان نے انور کی پیشانی کو چوما اور انمول کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، دل کر رہا تھا شاہ کو خطرناک سے خطرناک موت دوں، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تم خطرے سے باہر ہو، پھر میں چلا گیا شاہ کو سزا دینے، لیکن وہ بھاگ گیا، برہان نے سنجیدگی سے کہا۔ انمول نے برہان کی بات سن پیار سے اس کی گال پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ برہان کو گال پر تکلیف محسوس ہوئی، اس نے چہرے پر تکلیف بڑے تاثر دیکھ وہ پریشانی سے اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کے چہرے کے قریب اپنے چہرہ کر کے اس کی گال دیکھنے لگی۔ آپ کی گالوں پر کیا ہوا ہے؟ انمول بے حد پریشان ہوئی۔ تمہیں کیا بتاؤں کیا ہوا ہے؟ تمہیں ہسپتال میں چھوڑ کر جانے کی وجہ سے زلان نے میری گال
सजा दिए। फरहान ने मासूम चेहरा बनाया। अनमोल फरहान का मासूम चेहरा देखकर मुस्कुराने लगी। आइंदा ऐसे कभी न करना, वरना मैं भी आपके गालों को लाल कर दूंगी। अनमोल ने मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूमा। अनमोल के चुमने से फरहान को अपने गालों पर ठंड महसूस हुई। अनमोल, आज मैं तुम्हें ढूंढते हुए मुझे ऐसे लग रहा था जैसे तुम मुझसे बहुत दूर चली गई हो, जैसे तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। फरहान ने बेबसी से कहा, प्लीज आइंदा किसी भी अनजान लड़की की मदद करने न जाना। अगर तुमने पहले फिर से ऐसे किया ना तो मुझ सच में तुमसे दूर चला जाऊंगा। फरहान ने आंखों में आंसू लिए सती से कहा। फरहान के मुंह से दूर जाने के बाद अनमोल की पेशानी पर बिल पड़े। उसने फरहान को गुरबान से पकड़कर इसका चेहरा अपने करीब किया। आइंदा ये मत कहना फरहान, मैं आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनमोल ने फरहान की आंखों में अपनी बुरी आंखें गाड़ी। अनमोल के मुंह से ऐसी बातें सुन फरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं तुमसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकता मेरी जान। मैं तो तुम्हें धमका रहा था कि आखिर फिर से तुमने ऐसी हरकत की तो मैं। अभी बात फरहान के मुंह ही थी कि अनमोल के ने इसके होंठों पर अपना हाथ रखा। मैं अब आपसे कुछ नहीं करूंगी जो आपको पसंद नहीं। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अनमोल ने फरहान के होंठों से अपना हाथ हटाया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी मेरी जान। मैं आज ही अंकल से रुखसती की बात करूंगा, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहते रहेंगे। फरहान ने प्यार से अनमोल के चेहरे को हाथ में पकड़ा और अनमोल के होंठों को नरमी से चूमा। अब तुम लेट हो जाओ, तुम्हारे लिए ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं। फरहान ने अनमोल को आराम से लिटाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए इसके साथ बातें करने लगा। और अनमोल आहिस्ता सा नींद में जाने लगी और थोड़ी ही देर में सोती। इसके सोते ही फरहान ने इस पर कमल ठीक किया और उसकी बिछाने को चुमकर रूम से बाहर चला आएगा। रूम से निकलते ही फरहान ने जलान को देखा। वो सामने कुर्सी पर बैठा मोबाइल यूज कर रहा था। फरहान जाकर इसके साथ बैठ गया। अनमोल ने कैसे बात की तुमसे? सलान ने बिना मोबाइल से नजरें उठाए फरहान से कहा, बहुत अच्छे से बात की इसने। इनफैक्ट इसकी बातें सुनकर मुझे लगा ही नहीं कि इसने पैनिक किया है। फरहान ने संजीदगी से कहा, डॉक्टर का कहना है कि अनमोल बिल्कुल ठीक है, बस ऐसी ही वो पैनिक करेगी। तो हमारी वजह से हो। तुम अगर इसे होश में आती ही वक्त इसके पास होते ना तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता। जलान ने मोबाइल से नजरें हटाकर साफ नजरों से इसे देखते। इसे देखने पर फरहान ने अपने गालों पर हाथ रखे। अब फिर से मुझे थप्पड़ मत मारना यार, पहले ही तुम मेरे चेहरे का नक्शा उतार चुके हो। फरहान ने अपने गालों को अच्छे से हाथों से कवर किया। ऐसे करने से देखकर जलान को हंसी आई। गालों से हाथ हटा लो, नहीं मारूंगा मैं तुम्हें। जलान ने हंसते हुए इसके हाथों को पकड़कर इसके गालों से हटाया और अच्छे से इसके गाल देखने लगा। यार सच में तेरे गाल तो टमाटर की तरह लाल और सूजे हुए हैं। तेरे हैंडसम चेहरे की ऐसी तैसी हो गई। अनवर को तो बहुत हंसी आई हुई तेरी शुरू देखकर। जलान ने इसके चेहरे का मायना करते हुए फरहान से इसकी बात सुनकर मुंह बनाया। अनवर को हंसी नहीं आई, बल्कि इसने अपने होंठों से चूमकर मेरे गालों पर मरहम रखा। फरहान ने मुस्कुराते हुए इसकी बात सुन जलान ने अपना मुंह बिगाड़ा। काश मेरे गालों पर भी कोई ऐसे मरहम लगाती। जलान ने हंसने से कहा। फरहान ने इसके कंधे पर थप्पड़ मारा। तेरे गालों पर मरहम लगाने वाली है, लेकिन तू उसे मरहम लगाने देगा तो लगाएगी ना। हर वक्त तो तू जलाने देता फिरता है, जलाद बना फिरता है। फरहान इसे छिड़का। मैं बहुत जल्द शादी कर रहा हूँ बरी से, जलान ने इसे बताया। इसकी बात सुन फरहान की आंखें फट गई। ये क्या कह रहे हो तुम? फरहान ने आंखें फाड़ कर से देखा। सच कह रहा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ बरी से। जलान ने संजीदगी से जवाब दिया। अच्छा वैसे भाभी है कहाँ, नजर नहीं आ रही? फरहान ने आसपास नजर नहीं। डैड, मॉम और परी को लेकर अनमोल के बंगले में गए हैं। रात के 3 बज रहे थे और हम सब इस तरह अस्पताल में नहीं रह सकते थे, इसलिए मैंने इन सबको जबरदस्ती घर भेज दिया। अब तुम भी जाकर सो जाओ, जलान ने संजीदगी से कहा और उठ जाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? फरहान ने हैरानी से पूछा। जलान ने पलट कर से देखा। मैंने यहाँ एक प्राइवेट रूम लिया है सोने के लिए, वहाँ जा रहा हूँ, तो अनमोल के पास जाओ, जलान ने कहा और चला गया। इसके जाते ही फरहान ने लंबी सांस ली, उठकर रूम के अंदर अनमोल के पास चला गया और अनमोल के साथ बेड पर लेटकर इसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। लंदन दानिया को होश आए 2 दिन हो चुके थे। वो बहुत चुप थी। आसिम की माँ इससे बातें करती रहती, लेकिन इसने एक बात भी जवाब नहीं दिया। बस वीरान निगाहों से इसे देखती रहती। काफी देर दानिया के पास बैठी रही, फिर उठ के बाहर निकलकर किचन की तरफ गई और चाय बनाने लगी। माँ, आसिम ने पीछे से आकर कंधे से पकड़कर प्यार से कहा। आसिम की आवाज़ सुन मुस्कुराने लगी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आगे तुम कैसा रहा तुम्हारा? उसने पतीली में दूध डालते हुए कहा। बहुत अच्छा अम्मा, इसने कहा और पास रखी कुर्सी में बैठ गया। माँ, दानिया कैसी है? इसने आपसे कोई बात की? आसिम ने संजीदा बचा। नहीं बेटा, इसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। गाला, मुझे इसकी टेंशन हो रही है। आसिम तुम प्लीज़ इसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, इसने कहा। चाय को कप में डालकर एक कप आसिम को पकड़ाया। आसिम बहुत संजीदा लग रहा था। माँ, मैं इसे अस्पताल नहीं लेके जा सकता, लेकिन डॉक्टर को घर पर बुला लूंगा, आप टेंशन मत लें, वो ठीक हो जाएगी।
आसिफ ने तसल्ली देते हुए कारा चाय का कप उठाया, हाथ में लिए उठकर दानिया के रूम की तरफ चला गया। इसने कमरे के अंदर दाखिल होकर दानिया को देखा। किसी के कदमों की आवाज़ सुन दानिया ने दरवाजे से के अंदर दाखिल होते आसिफ को देखे। कैसी हो तुम दानिया? आसिफ ने उसे देखकर पूछा और आसिफ को देख पहचानने की कोशिश कर रही थी। आसिफ दानिया के बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीते हुए नीचे देखने लगा। तुम आसिफ हो? अचानक दानिया की आवाज़ सुन इसने सर उठा कर उसकी तरफ देख हैरान आंखों से देख रही थी। जी मैं आसिफ हूँ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जिस पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम्हें अहमद से जो मोहब्बत थी। वो धीमी लहजे में बोलते हुए आखिर में सख्ती से ये बात भी बोल गया, लेकिन इसे फौरन एहसास हुई। इसने परेशानी से दानिया को देखा। दानिया अहमद का नाम सुनकर सहम गई। सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तुम डरो मत, अहमद का किसी ने कत्ल कर दिया है। वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता और मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसने हुआस बहाते होकर कहा, आप मेरे साथ सारी उम्र थोड़ी रहेंगे। दानिया हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी। रह सकता हूँ अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो। आसम ने इसके चेहरे को नजर में समझते कहा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे मॉम डैड के पास जाना है। दानिया की आंखों में आंसू आने लगे। इसकी आंखों में आंसू देख आसम ने हॉर्न भेजे, जब तक तुम ठीक ना हो जाओ पाकिस्तान नहीं जा सकती। और हाँ, आज डॉक्टर आएगा तुम्हारा चेकअप करने। आसम ने संजीदगी से कहा, उठकर वहां से चला गया। दानिया ने इसे तब तक देखा जब तक दरवाजे से बाहर नहीं निकला। तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो आसम, मुझे नहीं। मैं तुम्हारे लायक नहीं। अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्रिया, आपने अहमद को इसलिए की सजा दी, उसी लायक था। दानिया ने अपने आंसू साफ किए। इसे जहांगीर खान और मिसेस जहांगीर की बहुत याद आ रही थी। मैम डैड क्या हुआ? आप प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। प्यारे अल्लाह ताला मुझे मैम डैड से मिला दें प्लीज़। दानिया अल्लाह ताला से दुआ करने लगी, पर वो नहीं जानती थी इसकी दुआ फ़ौरन अर्श पर कबूल हो चुकी है। बहुत जल्द इसे मॉम डैड मिलने वाले थे। 2 दिन बाद अनमोल को छुट्टी मिल गई थी। वो अपने बंगले में अपने कमरे में बैठी हुई थी और शगुफ्ता बेगम थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ बनाकर सिखला रही थी। अनमोल में बनाई बैठी थी। आशीष के पास बेड पर और परी आमने सामने सोफे पर बैठी बातें कर रही थी। परी जाकर मम्मा को मना करो, वो मेरे लिए कुछ भी खाने को लाई ना, तो सुबह से कुछ न कुछ खा खा कर मेरे पेट फटने को आ चुका है। अब तो मेरा पेट फूल कर गुब्बारा भर भी हो गया होगा। अनमोल ने अपने पेट पर हाथ लगाया। आशीष ने आगे बढ़कर अच्छे से इसके पेट को देखा। अनमोल, तुम्हारा पेट तो नजर ही नहीं आ रहा, फिर तुम किस कुमारी की तरह पेट की बात कर रही हो? आशा बेहद संजीदा लग रही थी। इसी बात सुन आमना और परी ने हंसी दबाई। अनमोल ने इसे खा जाने वाले गांव से देखा। तुम्हारे पेट की बात कर रही हूँ मैं, अनमोल ने जलकर कहा। ओह अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, फिर मेरे पेट फूल कर गुब्बारा कब बना? आशा ने थोड़ी बार हाथ रखकर सोचने के अंदाज में कहा। अनमोल को आशा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मेरी बातों को मजाक उड़ाना बंद करो, अगर मैंने और कुछ खाया तो मैं फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। प्लीज जाकर मम्मा को मना करो। अनमोल ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं जाने वाली तो नहीं थी, लेकिन तुम्हारे जुड़े हाथों की लाज रख लेती हूँ। आशा ने कड़ाकर कहा, कमरे से बाहर चलेगी। इसके जाते ही अनमोल ने इन दोनों को गुस्से से देखा। वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। तुम दोनों अपने दान अंदर रखो, वरना मुक्का मार के तोड़ दूंगी, अनमोल ने चिढ़ाकर कहा। अनमोल की दगनगी से उनको दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कोई भी नहीं था कि अनमोल सच में मुक्का मार के इनके दान तोड़ देती। अनमोल के पास रखे अपने लैपटॉप को उठाकर अपने सामने रखा और ऑफिस का काम करने लगी। आमना और परी चुपचाप उठे कमरे से बाहर निकल गए। अनमोल ने कुछ बात करने के लिए सोफे की तरफ देखा जहां वो दोनों बैठी थी, लेकिन वो दोनों गायब थी। चलेगी, चलो अच्छे है, सुकून से काम करूंगी, अनमोल ने कर लिया चुका है। आशा जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी कि हमजा से टकराई। वो गिरने ही वाली थी कि हमजा ने इसे कमर से पकड़ लिया। उसका चेहरा दिखने लगा। आशा आंखें बंद की खड़ी थी। इसने आंखें खोलकर हमजा की तरफ देखा। वो खुद को इस पोजीशन में लेकर से बहुत ज्यादा शर्म आई और टमाटर की तरह लाल होगी हमजा से दूर होकर खड़ी होगी। सॉरी, मैंने देखा नहीं, वैसे आप कौन है? आशा ने इसे नीचे से ऊपर तक एक्सरे करती निगाहों से देखा। हमजा को आशा के अंदाज देखकर अजीब लगा। ऐसी लड़की है, पहले शर्म से लाल होगी, अब मेरे एक्सरे कर रही है, लगता है पागल है ये। हमजा ने आशा को देखते हुए दिल में सोचा, मैं हमजा हूँ, कैप्टन हमजा, अनमोल भाभी से मिलने आया हूँ। हमजा ने संजीदगी से बताया। सुन आशा के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई, जैसे इसे खजाना मिल गया हो। इसकी मुस्कुराहट देख हमजा के दिल की अब भाग जाए। कहीं वह भागना चाहता था पर फंस गया बेचारा। ओ आप फौजी हैं, इसलिए इतनी दाढ़ सौ पर्सनैलिटी है आपकी। आशा ने मुस्कुराते हुए हमजा को भागने की राह देख रहा था। आप कौन है? मिस प्लीज रास्ता हटे, मुझे ऊपर जाना है। हमजा ने बेबसी से कहा, आपको मेरी तारीफ सुननी है?
اس نے مسکراتے ہوئے کہا حمزہ کا دل کیا وہ یہاں سے غائب ہو جائے. مجھے آپ کی تعریف سے کوئی مطلب نہیں مس, مجھے جانا ہے. حمزہ نے چہلائے ہوئے کہا. اس کا چہرہ لال ہو گیا تو اس کی سائڈ سے ہو کر اوپر کی طرف جانے لگا, لیکن عائشہ نے آگے اپنا ہاتھ کر دیا. حمزہ نے بے بسی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ حمزہ نے غصہ آنے لگا. مجھے مس نہیں ہوں عائشہ رفیق, اس بنگلے کی راجکماری اور اس بنگلے کی تتلی. عائشہ نے ہاتھ ہلا کر کہا. اب بس ہوگی حمزہ کی. اس نے غصے سے کھا جانے نظروں سے سد کی طرف دیکھا. تم تتلی ہو تو اڑ جاؤ کہیں, جان چھوڑا میری. حمزہ نے غصے سے کہا اور اس کو سائڈ پہ کر کے اوپر کی طرف چلا گیا. پیچھے عائشہ آنکھیں پھاڑے حیرانی سے جاگتا دیکھ رہی تھی. اس سے غصہ آ گیا مجھ پر میں نے تو اس سے کچھ نہیں کہا. بیچاری ہماری بولی عائشہ. عائشہ نے نہ سمجھے سے کہا نیچے چلیں گی. حمزہ غصے سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا. سامنے پری اور آمنہ ہال میں صفحے پہ بیٹھی موبائل یوز کرتی دیکھ رہی. اس نے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ لمبی سانس لی. اسے انمول کے روم کو پوچھنا تھا, لیکن وہ دل سے گھبرا رہا تھا کہ یہ دونوں بھی اس لڑکی کی طرح ہوئی تو. دل پر پتھر رکھ کر آگے بڑھا. آپ لوگ بتا سکتی ہیں انمول بھابھی کا روم کون سا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے تھوک نگل کر پوچھا. آمنہ اور پری نے حیرانی سے دیکھا. جی وہ سامنے والا کمرہ انمول کا ہے. ویسے آپ کون ہیں؟ آمنہ نے سواری نظروں سے دیکھا. حمزہ پہلے ہی غصے میں تھا, اب اور اس سے غصہ آنے لگا. جو میڈم تتلی ابھی سیڑھیوں سے نیچے گئی ہے نا, میں نے اسے ساری جانکاری دے دی ہے, اس سے پوچھ لینا. حمزہ نے سختی سے کہا. انمول کے کمرے کی طرف چلا گیا. پیچھے آمنہ اور پری نے ایک دوسرے کو دیکھا. کون ہے یہ, تم جانتی ہو اسے؟ آمنہ نے پرسوا جی جانتی ہوں, زلان اور برہان بھائی کے دوست ہیں, پری نے بتایا. آمنہ نے نفس سے اس بات میں سنایا اور پھر دونوں ویڈیوز دیکھنے لگی. حمزہ ناک کر کے کمرے میں داخل ہوا. انمول نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا. حمزہ کو دیکھ کر اسے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. حمزہ بھائی آپ کا یہاں کیسے؟ انمول نے مسکرا کر پوچھا. حمزہ ہلکا سا مسکرایا. میں آپ کا حال چال پوچھنے آیا ہوں, حمزہ نے سنجیدگی سے کہا. بہت اچھے کیا آپ آئے. بیٹھے کھڑے کیوں ہیں آپ؟ انمول نے اسے صفحے کی طرف اشارہ کر کے کہا. صفحے پر جا کر بیٹھا. اس کا چہرہ اب بھی لال لگ رہا تھا. آپ کا چہرہ لال کیوں لگ رہا ہے, کسی نے مارا ہے آپ کو؟ انمول نے حیرانی سے اس کے لال چہرے کو دیکھا. کچھ نہیں بھابھی, بس ایک پاگل لڑکی سے ملاقات ہوگی سیڑھیوں پر. پاگل لڑکی کا سن کر انمول کے نظر میں عائشہ کا چہرہ آیا. عائشہ ہے ہی ایسی, جس سے بھی بات کرتی ہے اسے اریٹیٹ کر دیتی ہے. انمول نے سنجیدگی سے کہا. حمزہ یہ نام سن کر چپ ہی رہا. جتنا عائشہ نے اسے اریٹیٹ کیا تھا وہ ساری زندگی نہیں بھولنے والا تھا. آپ اب کیسی ہیں؟ حمزہ نے نظریں جھکائے ہوئے پوچھا. جب سے وہ کمرے میں آئے تھے اس نے انمول کے چہرے کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا. میں تو بالکل ٹھیک ہوں, پر سب لوگ مجھے آفس نہیں جانے دے رہے, اس لیے گھر پر کام کر رہی ہوں. انمول نے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتے ہوئے سنجیدگی کا. اچھا ہے, اب بالکل ٹھیک ہیں, اب میں چلتا ہوں. حمزہ نے اٹھتے کہا. اوکے, اپنا خیال رکھیے بھائی. انمول نے اسے ہاتھ سے بائی کہا. حمزہ نے نظر انمول کے خوبصورت چہرے پر پڑی. اس نے فوراً اپنی نظریں جھکائی اور کمرے سے باہر نکل گیا. انمول کو برہان کی یاد آنے لگی. وہ جب سے ہسپتال سے گھر آئی تھی برہان ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آیا. برہان آپ کہاں ہیں؟ پلیز مجھ سے ملنے آ جائیں, مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے. انمول نے افسری سے سوچا. اپنا کام مکمل کرنے لگی. تم کب تک میرے گھر میں چھپ کر رہنے والے ہو شاہ؟ اسجد افریدی نے ناپسندگی سے کہا. اسے شاہ کے اس پاس رہنا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا. جب تک پاکستان چھوڑ کر نہیں جاتا تب تک. شاہ نے شراب کا گلاس منہ سے لنگایا. وہ بولا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر کسی کی کال آئی. کال سنتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا. اس نے موبائل کو ٹیبل پر رکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا. شاہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا. کیا ہوا اسجد؟ شاہ نے حیرانگی سے اسجد سے افریدی سے سر سے ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھا. اسجد افریدی کے چہرے پر بارہ بچے ہوئے تھے. فوج کے پاس میرے پاس خلاف ثبوت ہیں. وہ مجھے کتوں کی طرح سونگتے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں. اسجد افریدی کے اپنا سر پکڑ لیا. شاہ کو اپنی فکر ہونے لگی. مجھے ابھی لندن کے لیے نکلنا ہوگا. اسجد افریدی نے خواص باختہ ہو کر کہا. میں تمہارے ساتھ لندن چلوں گا. شاہ نے پریشانی کہا. دونوں اپنا سامان اور پاسپورٹ اٹھانے کے لیے کمرے کی طرف بھاگے. اسجد افریدی کے گھر کی نوکرانی کو جو کہ 27 سال کی عمر کی تھی, اس نے جلدی سے سفید پاؤڈر کا پیکٹ شاہ کے اور اسجد افریدی کے پیکٹ میں ڈالا اور چھپ گئی. وہ سامان لے گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف بڑھے. وہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر اندر بڑھے. جب ان کا سامان چیک ہونے لگا تو ان کے سامان میں ڈرگز ہونے کی وجہ سے انہیں ارسٹ کر لیا گیا. وہ جو پکڑے جانے کے ڈر سے ملک چھوڑ کر بھاگ رہے تھے فوج کے ہاتھوں پکڑے گئے. فوج نے انہیں ہتھکڑیاں لگائی اور گاڑی میں ڈال کر لے گئے. لندن جہانگیر خان اور مسز جہانگیر دانیہ سے ملنے کے لیے لندن گئے, لیکن احمد کے گھر کے باہر تالا لگا دیکھ وہ بہت مایوس ہوئے اور احمد کا گھر ڈھونڈنے کے لیے پولیس اسٹیشن گئے. وہاں انہوں نے احمد اور دانیہ کا ذکر کیا. عاصم جو ابھی پولیس اسٹیشن داخل ہوا تھا دانیہ کا نام سن کر چونکا. جہانگیر خان کی طرف بڑھا. آپ دانیہ کے والد ہیں؟
आसिम ने संजीदगी से जहांगीर से पूछा। वो परेशान लग रहे थे। जी, मैं दानिया का वालिद हूँ, जहांगीर खान, और इसकी माँ है। जहांगीर खान ने अपना और मिसेस जहांगीर का तारीफ करवाया तो आसिम ने सुनकर उस बात में सर हिलाया। आप लोग मेरे साथ चले, मैं आपको दानिया के पास लेकर चलता हूँ। संजीदगी से कहा और इन्हें साथ लेकर गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ा। इसने गाड़ी को घर के अंदर जाकर रोककर बाहर निकला। जहांगीर खान और मिसेस जहांगीर ने गाड़ी से निकलते ही इन्हें साथ लिए लिविंग रूम में आया। आप लोग यहाँ बैठे, मैं दानिया और माँ को बुला कर लाता हूँ, आसिम ने कहते हुए दानिया के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। वो जानता था इस वक्त माँ और दानिया एक साथ बैठी बातें कर रही होंगी। जहांगीर खान कुछ समझ नहीं पा रहे थे, दानिया और अहमद अपने घर क्यों नहीं थे, दानिया इस पुलिस वाले के घर क्यों थी। थोड़ी देर बाद आसिम दानिया माँ के साथ लिविंग रूम में दाखिल हुआ। दानिया रोते ही अपने मॉम डैड को देखने लगी। इसे देख जहांगीर खान और मिसेस जहांगीर खड़े हुए। दानिया दौड़कर आगे आई और जहांगीर खान के गले लगी। आपने बहुत देर कर दी आने में डैड। वह जोर कतार रोते हुए जहांगीर खान के गले लगी। इसके बाद मिसेस जहांगीर के गले लगी। मिसेस जहांगीर ने इसे सोफे पर बिठाया, अपने सीने से लगाए, चुप करवाने लगी। आसिम की माँ ने इन्हें सलाम किया और चाय बनाने चली गई। आसिम सिंगल सोफे पर बैठ गया और होंठ भीजे दानिया को देखने लगा। दानिया के आंसू इसे अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह रो क्यों रही हो। मिसेस जहांगीर ने इसके चेहरे से आंसू साफ किए। दानिया रोते हुए सब बताने लगी, जो जो अहमद ने इसके साथ किया और जो जो इसके साथ हुआ। ये सुनते ही जहांगीर खान को अपना दिल कटता हुआ महसूस हो रहा था। इसकी बेटी इतनी तकलीफ में थी और वो इस बात से बेखबर थे। जो होना था हो गया बेटा, वो सब तुम्हारी किस्मत में लिखा था, अब रोना बंद करो बेटा। मिसेस जहांगीर से चुप करवाने लगी। आसिम चुपचाप बैठा सब देखता रहा। दिल से बहुत बेचैन था ये सोचकर कि दानिया अपने मॉम डैड के साथ पाकिस्तान चली जाएगी। फरहान जैसे काम से फ्री हो अनमोल से मिलने के लिए इसकी घर गया। गाड़ी को इसके बंगले के बाहर रोका और बाहर निकलकर बंगले की तरफ देखा। रात के 1 बज रहा था और वह किसी को जगाना नहीं चाहता था और वह द्वार फैलाकर बंगले के अंदर दाखिल हुआ और किस तरह अनमोल के कमरे की बालकनी तक पहुंचकर बालकनी में खुंदा। बालकनी का दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल होकर अनमोल को देखा। वह हर की पिंक लैंप की रोशनी में कमल ओढ़े सो रही थी। वह आगे बढ़कर अनमोल के साथ बेड पर लेट गया और अनमोल को देखने लगा। वह सोते ही क्यूट सी बच्ची लग रही थी। तुम्हें नींद बहुत आती है मेरी जंगली बिल्ली, इसने कहते हुए अनमोल की नाक खींची, लेकिन वह हिली भी नहीं। तुम्हारी नींद का तो मुझे कुछ करना पड़ेगा मेरी जान, इसने कहते ही अनमोल के बाजू से पकड़कर अपने तरफ खींचा। वो कटी हुई डोर की तरह इसकी बाहों में आ समाई थी। वो नीचे लेटा हुआ था और अनमोल इसके ऊपर। इसने अनमोल के गिर्द अपने बाजू का हिसारा तंग किया और अनमोल को खुद में समाकर इसका चेहरा देखने लगा। अनमोल ने नींद में ही इसे खुद से दूर करने की कोशिश की तो डेवर की पेशानी पर बल पड़ी। जस्ट नॉट फेयर माई लेडी, इसने अपनी गबरू आवाज में सर्द स्पाट लहजे में कहा और अनमोल को खुद में जकड़ लिया। अनमोल ने खुद को किसी के बाहों में महसूस की तो फौरन आंखें खोली और डेवल की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए अनमोल की बुरी आंखों में देख रहा था। अनमोल ने अपनी आंखों से इसकी आंखों को घूरा। ये क्या हरकत है मिस्टर डेवल, इसने घूरते हुए कहा। ये कोई हरकत नहीं रोमांस से डार्लिंग, जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इसने तंजिया कहा। अनमोल के सर के पीछे से अपना हाथ लेकर इसके होठों को अपने होठों में लिया और इसे कंधे पर थप्पड़ मारने लगी, पर बुरहान इसे छोड़ने वाला नहीं था। जब इससे लगा कि वो सांस नहीं ले रही तब ही जाकर इसने अनमोल को छोड़ा। वो इसके सीने पर सर रख कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मुझे अस्पताल से आए हुए 1 हफ्ता हो गया है, पर आप मुझसे मिलने नहीं आए, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है ना, इसने शिकवे शुरू कर दिए। इसके शिकवे से सुन मुस्कुराने लगा। मैं बहुत बिजी था मेरी जान, असजद अफीदी और शहनवाज को पकड़ने में लगा हुआ था, इसने संजीदगी से कहा। फिर आपने पकड़ लिया इन्हें, इसने सर उठाकर चमकती आंखों से बुरहान की आंखों में देखा। जी पकड़ लिया, अब इन्हें इनकी की सजा देनी है। बुरहान ने संजीदगी से कहा, मैं पहले ही बता रही हूँ, सुफियान मल को मैं मानूंगी, मेरा बहुत हिसाब निकलता है इसकी तरफ। अनमोल ने सती से कहा। बुरहान ने इसकी होंठों पर उंगली रख दी। इसके ऐसे करने से वो हैरान था। आंखें फाड़े बुरहान की तरफ देखने लगी। सुफियान मलिक के साथ जो चाहे करती रहना, पहले मुझे किस दो, मैं इतने दूर से आया हूँ तुम्हारे पास, बुरहान ने कहते हुए अनमोल के होंठों पर अपना होंठ रखने चाहे। अनमोल ने इसके कंधे पर हाथ रख कर अपना चेहरा इसके चेहरे से दूर कर लिया। अभी जो आपने मुझे किस की वो क्या थी, और जो आपको मुझसे और किस चाहिए, अनमोल ने इसे घूरा। वो तो एक छोटी सी किस थी, मुझे बड़ी बड़ी किस चाहिए, बुरहान ने इसके होंठों पर अंगूठा रब करते हुए कहा। यह सुन अनमोल की आंखें फैल गई। नहीं बुरहान नहीं, अनमोल नाम सर हिलाने क्यों नहीं, बुरहान ने छोटी आंखें करके इससे पूछा। मम्मा और डैडी नीचे अपने कमरे में हैं, अनमोल ने परेशानी से कहा। तो क्या होते हैं, तो मेरी बीवी हो तो क्या, बुरहान ने कहती ही अनमोल के होंठों को अपने होंठों में लिया और इसे खुद में बीच लिया।
जलान जरूरी काम से गांव गया था। इसे लौटते हुए रात के 2 बज गए। जैसे ही वो घर पहुंचा, बंगले के सामने बुरहान की गाड़ी खड़ी देख इसने अपना सर खुजलाया। इसको कुछ करना पड़ेगा, ये खुद अनमोल को यहाँ रहने दे रहा है और रोज आ जाते हैं मुंह उठाकर। अब मुझे ही कुछ करके अनमोल को इसके साथ रुखसत करना पड़ेगा। जलान सोचते हुए गाड़ी को गेट से अंदर लेके गया। गाड़ी से निकलते ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। परी के कमरे के बाहर से गुजर रहा था कि परी की चीखने की आवाज सुनकर परेशान हुआ और दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल लेकर सामने को अंदर देख इसकी आंखें फेरी। परी और शगुफ्ता बेगम टीवी पर हॉरर मूवी देखते हुए एक दूसरे से चिपकी हुई बैठी थी। जैसे ही इसकी नजर सोफे पर पड़ी, वो 2 कदम पीछे हुआ। कबीर पाशा भी सोफे पर बैठे मूवी देख रहे थे। रात को 2 बज रहे हैं, आप सब लोग बैठे कर मूवी देख रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या आप सब? जलान ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट जलाई। तीनों को घूरा। परी इसे देखकर कंबल ओढ़कर सोती बन गई। कबीर पाशा और शगुफ्ता बेगम ने संजीदगी से जलान को देखा। बेटा, परी को हॉरर मूवी देखनी थी तो मैं इसके पास आ गई, इसे डर लगता है ना? शगुफ्ता बेगम ने बूंदा सा बहाना बनाया जो कि जलान के समझ चुका था। मोम, परी के बहाने की बुनारी मैं जानता हूँ। आप और डैड रात को 2-3 बजे तक मूवीज देखते रहते हैं। जलान ने इन्हें घूरा मत जलान, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं आ गया, अब मैं सोने चलता हूँ। कबीर ने जलान को घूर कर कहा और रूम से बाहर निकल गया। जलान ने हैरानगी से अपने डैड के तेवर देखे। मोम, ये सब क्या है? जलान पेशानी पर बल लिए इन्हें देखने लगा। कुछ नहीं बेटा, हम दोनों सो रहे थे, तुम भी जाकर सो जाओ। शगुफ्ता बेगम ने रिमोट से टीवी को बंद किया, परी के साथ लेट गई और कमर ओढ़ लिया। बेटा, लाइट बंद करके जाना, ओके? शगुफ्ता बेगम ने आंखें बंद की हुक्म जारी किया। ये सुन जलान का दिल किया अपना सर दीवार में मार दे। इसने गुस्से से लाइट बंद की, कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चला गया। बुरहान काफी देर अनमोल के बाहों में ले लेटा रहा। अनमोल गहरी नींद में थी। इसने अनमोल के बिछाने को चूमा और इसके सर को कुशन पर रखकर खुद उठ के बैठ गया। वो कुछ सेकंड तक अनमोल को प्यार से देखते रहा। अपने ख्याल रखने वाली जान, में अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन फिर बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से रुखसत करके अपने साथ ले जाऊंगा। बुरहान ने इसकी कान के पास झुककर प्यार से कहा। खुदा हाफिज बुरहान। अनमोल नींद में ही बड़बड़ाई। बुरहान सुनकर मुस्कुराने लगा। खुदा हाफिज मेरी जान। बुरहान ने इसके बिछाने को चुमा। जैसे आया था वैसे ही चला गया। सुबह जब अनमोल उठी, बुरहान को गायब देख इसने लंबी सांस ली। मोबाइल उठाकर बुरहान को मैसेज करने लगी। आप कोई जिन हो क्या? कब आते हो कब जाते हो पता ही नहीं चलता। अनमोल ने वॉइस में सेंड करके मोबाइल को साइड टेबल पर रखा और चार्ज लगाए फ्रेश होने चलेगी। वो नहा कर बाहर आई। इसने हेयर ड्राई से अपने बाल ड्राई किए। मोबाइल गाड़ी की अपना पर्स उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। वो नाश्ता करने नीचे डाइनिंग टेबल पर आई। सब चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। अनमोल ने हैरानी से सबको देखा। आप लोगों ने चुपकर रोजा रखे है क्या? अनमोल बोलते हुए जलान के साथ और कुर्सी पर बैठ गई। समझ लो रोजा ही रखा हुआ है, जलान ने ऑमलेट खाते हुए स्पाट आवाज में कहा। अनमोल ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। अच्छा अनमोल, तुम्हें एक बात को पता है? जलान ने कबीर की तरफ देखकर संजीदगी से कहा। इस बात सुनकर कबीर की पहलू बदला। आज इसके बात पर इसके चाई कर रहा था। किस बात का? अनमोल ने सवारी नजरों से देखा। मोम डैड रोज आधी रात तक मूवीज देखते हैं, वो भी हॉरर मूवीज। जलान ने और उन पर जोर देकर कबीर हाथ संजीदगी से कहा। अनमोल मुंह खोले कबीर और शफकत देखने लगी। आप दोनों हॉरर म्यूजिक क्यों देखते हैं? एक्शन मूवीज देखा करें, इन्हें देखने में ज्यादा मजा आता है। अनमोल में मुस्कुरा कर कहा। इसकी बात सुन कबीर को शगुफ्ता बेगम ऊपर ही रिलैक्स हुई कि अनमोल को इनके लेट नाइट तक मूवी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जलान के चेहरे का रंग उड़ गया। इससे लगा अनमोल इन्हें मना करेगी, लेकिन वो इन्हें और शे दे रही थी। अनमोल जी तुम क्या कर रही हो? जलान ने अनमोल को आंखें दिखाई। सही कह रही हूँ भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको मूवीज पसंद नहीं है? इसने अपने गाल पर हाथ रखे अंगूठे टपटपाते हुए कहा। जलान ने होंठ बेच कर उसकी तरफ देखा। गुस्सा करना चाहता, पर अनमोल के चेहरे की क्यूट एक्सप्रेशन देख इसका गुस्सा जाता रहा। मुझे छेड़ना बंद करो, इसने अनमोल की नाक खींची और उठकर चला गया। अनमोल मुंह बसोरते हुए अपनी नाक सुलहाने लगी। मामा अब बाई की और परी की शादी कर दें, वरना मैं खुद बाई की और परी की शादी कर दूंगी। अनमोल ने संजीदगी से शगुफ्ता बेगम से कहा। परी शर्म से टेबल से उठकर चली गई। अब टेबल के कबीर शगुफ्ता बेगम और अनमोल थे। हमने इस बारे में बहुत सोचा और हमें यही लगा कि अब हमें परी और जलान की शादी कर देनी चाहिए। कबीर की बात सुन अनमोल ने संजीदगी से इनकी तरफ देखा। फिर कब करने वाले हैं माई की शादी? अनमोल संजीदगी से इनको शगुफ्ता बेगम को देखती इनके जवाब भी मुंतजिर थी। 1 हफ्ते है तुम लोगों के पास, तैयारी कर लेना, शादी की तैयारी कर लो। कबीर ने मुस्कुरा कर कहा और उठकर चले गए। ये सुन अनमोल शगुफ्ता बेगम मुस्कुराने लगी। मामा फाइनली माई की शादी हो रही है, बहुत मजा आएगा। अनमोल बहुत ज्यादा खुश हुई और जूस का गिलास उठाकर इसने 2 घूंट पी के टेबल पर रखा और गाड़ी की चाबी मोबाइल अपने पर्स उठाकर बाहर चली गई।
अनमोल, अगर तुम्हें पता चल जाए कि हम जलान की शादी के साथ तुम्हारी भी शादी करने वाले हैं तो तुम पता नहीं क्या करोगी। शगुफ्ता बेबी ने ठंडी सांस लेकर सोचा। यार फरहान, तू इन तीनों के साथ क्या करने वाला है? जलान ने शाह, असजद अफरीदी और सफियान मल को देखते हुए फरहान से पूछा। तूने ब्लैक रूम में कुर्सियों पर बंधे हुए थे और बेहोश थे। इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इन्हें ब्लेड से मारा गया था। ब्लेड से। सलान, फरहान और हमजा इनके सामने खड़े इन्हें देख रहे थे। इन्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा। इन सब बेगुनाहों का बदला लूंगा जिनको इन लोगों ने मारा है, फरहान ने सपाट आवाज में कहा। और मिस साइमा कहाँ है? वो मर गई है क्या? हमजा ने साइमा को याद करके फरहान से पूछा। फरहान ने सपाट नजरों से देखा। अब तक जंगली जानवर इसकी हड्डियां भी खा चुके होंगे। यह सुन हमजा ने छटछड़ी दी। फरहान ने मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाया। हेलो, कहाँ हो? जल्दी पहुंचो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसने कॉल बंद पर बात करके मोबाइल को टेबल पर रखा और इन दोनों को देखा। वो दोनों अजीब नजरों से इसे देख रहे थे। क्यों देख रहे हो? फरहान ने इन्हें देख संजीदगी से पूछा। ये तो तू किसने बुलाया है? कौन आ रहा है यहाँ? जलान ने इससे घूरते हुए कहा। यार, अनमोल आ रही, इसके अलावा कौन होगा? इसने संजीदगी से कहा। ये सुन जलान की पेशानी में बल पड़े। और यहाँ क्या करने आ रही है? जलान ने संजीदगी से फरहान को देखा। फरहान का दिल की अपना सर दीवार पर मार ले या फिर जलान का सर दीवार पर दे मारे। वो यहाँ मुझसे मिलने आ रही है, तुझे कोई प्रॉब्लम? फरहान ने जल कर कहा। वो मेरी छोटी बहन है। जलान ने उंगली से अपनी पेशानी को रब करते हुए संजीदगी से कहा। हेलो एवरीवन, अनमोल ने ब्लैक रूम में दाखिल होकर कहा। तीनों ने पलट कर अनमोल को देखा। जलान अनमोल को घूरने लगा। अनमोल ने जलान को खुद को घूरते हुए देखा तो इसके पास जाकर अच्छे से इसका चेहरा दिखने लगी। भाई, मुझे लगता है आपके चेहरे पर ये एक्सप्रेशन चेक किए गए हैं। जब देखो आप मुझे घूर रहे होते हैं। कोई और एक्सप्रेशन है तो ट्राई कर लें। अनमोल ने आंखें टपटपाते हुए उस मस्ती में से कहा। इसी चेहरे के मासूम एक्सप्रेशन देख जलान की इसकी नाक खींची। भाई प्लीज, मेरी नाक ना खींचा करे, लंबी हो जाएगी। अनमोल ने अपनी नाक सुनाई। फरहान और हमजा दोनों बहन भाई की नोक-झोंक देख रहे थे। फरहान को अनमोल का अजलान से इस तरह बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो जानता था वो दोनों बहन भाई हैं, लेकिन फिर भी वो जेलस हो रहा था। तुम दोनों को हो गया हो तो हम काम करें की बात करें, फरहान ने जल के कहा। अनमोल ने इसकी तरफ देखा। हाँ, क्यों नहीं? अनमोल ने कहते ही सिर्फ अनमोल को नफरत से देखा। मुझे इससे कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं। आप तीनों पीछे रहना, मेरे काम में दखल अंदाजी करने में की हिम्मत भी मत करना। अनमोल ने बेहद संजीदगी से सर सपाट आवाज में कहा। तीनों आराम से पीछे रखी कुर्सी पर बैठ के हमजा ने कोई बात करने के लिए मुंह खोला। इससे पहले वो बात करता और जलान ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। तुझे मना है क्या? चुप करके बैठ जाओ। जलान ने आहिस्ता आवाज में इससे घुरकर कहा। अनमोल ने टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई। सारा पानी सुफियान मल के चेहरे पर डाला। पानी के पड़ते ही वो होश में आने लगा और आंखें खोले अनमोल को देखने लग के शुरू करे। कैसा लग रहा है तुम्हें? खुद को यूं बेबस, लाचार, तकलीफ हो रही होगी ना? अनमोल तंजिया मुस्कुराई। अपना चाकू निकालकर जोर से इसके हाथ पर कट लगाया। रगें कट जाने की वजह से खून फवारे की सूरत में निकलने लगा। सुफियान वक्त तकलीफ से बेहोश होने लगा। इससे बेहोश होते देख अनमोल ने जोर से इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। कराहते हुए आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। इसकी सफाकी देख हमजा ने छड़छड़ ली। जलान और फरहान संजीदगी से सब देख रहे थे और इन्हें आज देखकर लग रहा था अनमोल का नाम ऐसे ही एवल नहीं रखा गया। वो सच में बहुत सवाक है। तूने मेरी अंकल आंटी को भी ऐसे ही मारा था ना? इनके हाथ पांव की रगें काट कर इन्हें गोली मार दी थी, अनमोल ने सफाकी से कहा। इसके मुंह से अंकल आंटी के बारे में सुनकर जलान का दिल कांपा। मतलब अनमोल सब कुछ जानती थी? जलान ने तकलीफ दे से दिल में सोचा। फरहान उड़ते हुए हवासों से अनमोल को देखता हुआ। इसको नहीं पता था अनमोल ये सच जानती है। जलान और फरहान दोनों को ही लगता था कि अनमोल इस बात से बेखबर है, पर अनमोल तो इस वाकये के चश्मे दीद गवाह थी। इसने अपनी आंखों से इनका कत्ल होते देखा था। वो कैसे इनका बदला नहीं लेती? लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। मैं तुम्हें गोलियां नहीं मारूंगी, क्योंकि गोली से तो तुम एक झटके में मर जाओगे। इससे तो तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। मैं चाहती हूँ तुम तड़प तड़प कर मरो, अनमोल ने सफाकी से सख्त स्पॉट आवाज में कहा। इसकी आंखों में इस वक्त जुनून हंगोड़े ले रहा था। वो चाकू से सुफियान के हाथ, बाजुओं, चेहरे पर, सारी बॉडी पे कट लगाकर दूर होकर खड़ी होगी और दर्द और तकलीफ से तड़पने लगा। हमजा को अनमोल से बेइंतहा डर लगा। वह भाग कमरे से बाहर निकल गया। सुफियान मल फरहान का सका बाप था, लेकिन फिर भी इससे तड़पता देख इसे सुकून मिल रहा था। फरहान को अपनी माँ याद आई। इसने तकलीफ से आंखें बंद कर ली। इसकी माँ पर इसके बाप ने बेइंतहा जुल्म किए और फरहान के सामने इसका कत्ल कर दिया। फिर कैसे इसे बाप को तड़पता देख सुकून न मिलता? बेशक उसका अंकल आंटी का कातिल था, लेकिन फिर भी जलान से ये सब नहीं देखा गया। अनमोल के जितना सफाक नहीं था। इसने अपनी पिस्तौल निकाली और सुफियान मल के दिल के मुकाम पर गोली चला दी।
सुफियान मल को गोली लगते ही अनमोल ने गुस्से से सर नजरों से जलान को देखा और गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां भींची। उतने गुस्से में थे कि इसे एहसास ही नहीं हुआ कि इसके हाथ में चाकू डस चुका है। इसके हाथ से खून निकलता देख बरहान परेशानी से हवास बाख्ता होकर आगे बढ़ा और इसके हाथ में पकड़ के इसकी मुट्ठी खोलकर चाकू निकालने के चक्कर में अनमोल का हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। बरहान ने चाकू निकालकर दूर फेंका और अपनी जैकेट उतार कर इसका हाथ इसमें बांधा। फिर अनमोल के चेहरे की तरफ देखा। अनमोल अपने होश हवास में नहीं थी। इसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। वह जोर कतार रो रही थी। बरहान ने अनमोल को जोर से गले लगाया, खुद ने बीच लिया। जलान अनमोल को रोता देख परेशान हो गया। इसकी बहन तो बहुत स्ट्रांग थी, कभी नहीं रोई थी, फिर अब क्यों रो रही है वो समझ नहीं पाया। रिलैक्स मेरी जान, क्यों रो रही हो? तुमने अपना बदला तो ले लिया। फरहान अनवर की पीठ थपथपाते हुए समझाने लगा। अंकल आंटी को बहुत तकलीफ हुई थी, वो मरते वक्त बहुत तकलीफ में थे। इस आदमी की वजह से भाई ने इसको गोली मार दी, इसकी सजा कम कर दी। भाई ने ऐसा क्यों किया? अनमोल क्यों लेते रोते हुए बताने लगी। फरहान और जलान पर गुस्सा आया। वो सुफियान मलिक को गोली न मारता तो अनमोल इस तरह ना रो रही होती। सलान अनमोल को देखता बेहद परेशान हुआ, सर पकड़कर कुर्सी पे बैठ गया। फरहान काफी देर अनमोल को गले लगाए मनाता रहा तो फिर कुछ रिलैक्स हुई तो फरहान इसलिए ब्लैक रूम से बाहर निकल गया। इसने जाते ही जलान ने अपनी पिस्तौल को जोर से जमीन पर फर्श में मारा। इससे खुद पर बेइंतहा गुस्सा हो जाता था। अनमोल के काम में दखल अंदाजी करना अनमोल को गुस्सा दिला देता था। वो गुस्से में पागल सी हो जाती थी, किसी का लिहाज नहीं करती थी। पर वह रो क्यों रही थी, इस बात से इसे बहुत ज्यादा परेशान कर गई। जलान अनमोल को मनाने के लिए खुद को तैयार करके ब्लैक रूम से बाहर गया। फरहान सामने सोफे पे बैठा था। अनमोल को अपने साथ बैठाए इसकी पीठ से लाते हुए इसे मना रहा था। वो अब भी रो रही थी। इसका चेहरा और नाक टमाटर की तरह लाल लग रही थी, आंखें सूजी हुई थी। इसने अनमोल की हालत देख होंठ भींचे और आगे बढ़कर अनमोल के सामने नीचे बैठ गया और इसके हाथ को पकड़कर इसके चेहरे की तरफ देखा। फरहान को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, पर वो चुप करके बैठा था। भी जाता था वो दोनों बहन भाई के बीच सब ठीक हो जाए। अनमोल ने नजरें उठाकर जलान की तरफ देखा, वो परेशानी से इसकी तरफ देख रहा था। अनमोल, मैंने जो कुछ भी किया इसे माफी मांगते हुए माफ कर दो मुझे। जलान ने उसके हाथों को सहलाते हुए संजीदगी से इसकी तरफ देख रही थी। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। मैंने अपनी आंखों से अंकल आंटी को मरते देखा था और मैंने इस वक्त खुद से वादा किया था कि मैं सुफियान मलिक को तड़पा तड़पा कर मानूंगी, पर आपने मुझे मेरा वादा पूरा नहीं करने दिया। अनमोल ने मासूमियत से होंठ निकाल कर कहा। इस चेहरे की एक्सप्रेशन देख बुरहान को उस पर टूट के प्यार आया। प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन, देखो मैं कान भी पकड़ रहा हूँ। जलान ने अपने कान पकड़ लिए। ऐसे कान पकड़ देख बुरहान को हंसी आने लगी। इसने होंठ बीच कर अपनी हंसी को कंट्रोल किया, वरना इसे हंसता देख जलान इसके दांत तोड़ देता। अनमोल रोने वाला मुंह बनाने लगी। इसे ऐसा करता देख दोनों परेशान हो गए। प्लीज फिर से रोना मत अनमोल, तुम्हारे रोना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। देखो मैं उठ बैठ भी कर रहा हूँ, प्लीज आप माफ कर दो मुझे। जलान कहते हुए उठक बैठक करने लगा। फरहान परेशानी से अनमोल की तरफ देख रहा था। अनमोल ने इससे देखकर आंख मारी और फिर से रोने वाला चेहरा बनाया। जलान की तरफ देखने लगी। अनमोल की आंख का मतलब समझकर फरहान का दिल क्या कह लगाए। अनमोल ने जलान को माफ कर दिया था, पर वो बस जलान से ये सब करवा कर मजे ले रही थी। जलान 20 उठक बैठ करके थक गया और नीचे फर्श में बैठ गया। अब माफ कर दो अनमोल, तुम्हें मनाने के चक्कर में मैं खुद रोने वाला हो गया हूँ। जलान ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा, ठीक है आप मुझसे हाथ मिलाएं, मैं आपको माफ कर दूंगी। अनमोल ने संजीदगी का जलान अनमोल को मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसने बिना सोचे समझे अनमोल से हाथ मिलाया। ये बात भूल गया कि इसने अनमोल से हाथ न मिलाने की शर्त लगाई थी जो वो हार गया था। हाथ मिलाने की देर थी, अनमोल मुस्कुराने लगी। अनमोल की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट। धूप छांव का मंजर था। फरहान ने दिलचस्पी से यह मंजर देखा। इसे मुस्कुराते हुए जलान ने ठंडी सांस हारी, जैसे कोई बेर सर कर लिया हो। उठकर खड़ा हो गया। अनमोल, तुम आइंदा कभी रोना मत, तुम्हें बनाना बहुत मुश्किल है। जलान ऐसे नीति से सिंगल सोफे पर बैठ गया। अनमोल जलान की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। वो अपने भाई से कभी भी नाराज नहीं रह सकती थी। याद आया ऐसे भाई को एक खुशखबरी सुनानी थी। भाई डेड ने आपकी और परी की शादी तय कर दी है। अनमोल ने खुश होकर कहा। फरहान की तरफ देखा। वो बिना पलक चिपकाए अनमोल की तरफ देख रहा था। अनमोल ने ऐसी आंखें दिखाई, उसके चेहरे को पकड़कर जलान की तरफ कर दिया। इसका मतलब साफ था, मुझे ऐसे ना देखो, भाई सामने बैठे हैं। क्या सच में? जलान बेहद हैरान हुआ। इसके लिए ये बात हैरानगी थी कि इसकी शादी तय होगी, वो भी परी के साथ। हाँ भाई ये सच है, आई डेड ने मुझे बताया। अनमोल ने खुश होकर कहा। इस खुशी में देख फरहान को बहुत अच्छा लगा। जलान अपनी शादी की बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि इसकी शादी होना नामुमकिन थी, लेकिन अब फाइनली तकमील तक पहुंचने वाली थी।
अनमोल आइंदा कभी भी रोना मत प्लीज यार, मेरी जान निकाल दी थी तुमने। फरहान ने संजीदे से कहा। जलान भी संजीदे अनमोल की तरफ देखने लगा। अनमोल ने दोनों की तरफ देखा। आप लोगों को क्या लग रहा है मिस सुफियान मेरे को गोली लगने पर रो रही थी, जब मैं खुद इससे तड़पा तड़पा कमाना चाहती थी, फिर मैं इसके मरने पे क्यों रोऊंगी? मुझे तो बस अंकल आंटी याद आ गए थे, इसलिए रोना आ गया। अनवर ने संजीदी से कहा। अपने चेहरे पर हाथ फेर रखकर दोनों को मुस्कुरा कर दिखाया। वो संजीदी से इसे देख रहे थे। इसने मुस्कुराता देख जलान को बहुत खुशी हुई। जब से अनमोल का बरहान से निकाह हुआ था, इससे बरहान का साथ मिला था, वो मुस्कुराने लगी थी, बदलने लगी थी। जलान को अपने फैसले पर खुशी हुई। इसके एक फैसले की वजह से अनमोल मुस्कुराने लगी थी। आप दोनों मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। बच्ची नहीं हूँ, 27 साल की हूँ, अनमोल ने मुस्कुरा के कहा, लेकिन हमसे बहुत छोटी हो। जलान और बरहान दोनों ने एक साथ कहा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा। अनमोल हैरानी से दोनों को देखने लगी। भाई आप तो मुझसे बड़े हैं, 36 के हैं आप, अनमोल ने जलान से कहा, फिर बरहान की तरफ देखा। लेकिन बरहान आपकी उम्र कितनी है, आप मुझसे कैसे बड़े हो गए? अनमोल ने हैरानी से बरहान को कहा। मैं भी 36 का हूँ, बड़ा हूँ तुमसे। बरहान ने संजीदे से कहा। अनमोल मुंह खोले बरहान को देखने लगी। आप मुझसे 9 साल बड़े हैं। अनमोल आंखें फाड़े संजीदे से बोली। अचानक बरहान की नजर अनमोल के कपड़ों पर पड़ी। इसके सफेद शर्ट पर खून के धब्बे देख इसने सर पर हाथ मारा और इसे भूल ही गया था कि अनमोल के कपड़ों पर खून लगा हुआ है। अनमोल घर चलो, वो कपड़े तब्दील करो, तुम्हारी शर्ट पर खून लगा हुआ है, बरहान ने संजीदे से कहा। अनमोल ने अपनी शर्ट की तरफ देखा। वाकई इसकी शर्ट पर खून लगा हुआ था। चलो मेरे साथ। बरहान उठकर अनमोल को हाथ पकड़ उसका साथ लेकर चला गया। अनमोल एक डोर की तरह चुपचाप इसके साथ चली गई। ओए डरपोक, आप बाहर निकला। अनमोल चली गई है। इनके जाते ही जलान ने हमजा को आवाज लगाई और दूसरे रूम में छुपा हुआ था। इसने बाहर सर निकाल कर देखा। अनमोल का गायब देख वो बाहर निकल कर अरजान के सामने सोफे में बैठ गया। इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। इसका चेहरा देख जलान ने केस लगाया। हाँ कितने डरपोक हो तुम। इसे खुद पर हंसते देख हमजा ने घूर कर इसकी तरफ देखा। जितनी जालिम तुम्हारी बहन है ना, इसकी सफाकी देखकर किसी की भी हालत बदली हो जाएगी, हमजा ने छड़ी लेकर कहा। इसे बार बार सब याद आ रहा था। तू सही कह रहा, लेकिन अब इसकी लाश के क्या कर रहे? जरा ने संजीदी से ब्लैक रूम की तरफ देकर कहा। करना क्या है, इसका जनाजा पढ़ाकर दफन करा देते हैं। हमजा ने सर खुचाते हुए कहा। वो तो सर को ऐसे खुचा रहा था जैसे सर में जुएं पड़ी हों। जलान ने मुंह बिगाड़ कर उसे खुचकाते देखा। तेरे सर में जुए हैं क्या? जलान ने कड़वे करेली की तरह मुंह बनाया। नहीं तो, इस तरह समझी से जवाब दे। तो फिर सर क्यों खुजाड़ रहा है? जलान ने आंखें सिकुड़कर ऐसे देखा। वैसे ही हारिश हो रही यार। हमजा बालों को हाथ से अच्छे से सनवारने लगा। तो किसी से चेक करवा लेना, मुझे लगता है तुझे जुए हैं। जलान ने कहते हुए आंख मारी। उठकर गार्ड से सुफियान की मल की लाश उठाई और ब्रेक रूम की सफाई करने का कहा। हमजा ने आंखें सिकुड़कर जलान को पीछे से देखा। ये अजीब है, जुए और मेरे सर में, अल्लाह न करे। हमजा ने सोचकर छिड़छिड़ी ली। बरहान अनमोल को लिए अपने घर आया। घर के अंदर जाती है अनमोल ने हैरानी से सब कुछ देखा। बरहान रुक के अनमोल के चेहरे को देखने का रहा। अनमोल ने घूम के घर को देखा और फिर बरहान की तरफ देखा। बरहान, ये तो वही घर है जिसमें हमारे निकाह हुआ था, अनमोल ने हैरानी से कहा। बरहान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अनमोल को कमर से पकड़कर अपनी गाड़ी कर गया। ये हमारा घर है मेरी जान, हम शादी के बाद एक साथ यहीं रहेंगे, इसने प्यार कर सका। लेकिन बरहान, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अनमोल ने संजीदी से कहा। तुम शादी से डरती हो या शादी के बाद बच्चे पैदा करने से? बरहान ने आंख देते लहजे में इसके चेहरे को प्यार से देखते हुए कहा। उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बरहान, कुछ शर्म करें। अनमोल ने शर्म से लाल होते हुए नजरें झुकाकर कहा। मुझे शर्म नहीं आती अनमोल, और वैसे भी किसी ने खूब कहा है, जिसने की शर्म इसकी फूटे करम। तो मैं शर्म तब तक नहीं करूँगा। तुम बताओ, तुम अभी शादी क्यों नहीं करना चाहती? जलान मजाकिया लहजे में बोलते हुए आखिर में संजीदा हो गया। इसने अनमोल के चेहरे को थोड़ी सी पकड़कर ऊंचे किया और उसके होठों को दिखने लगा जिन्हें वो बार बार दांतों में दबा रही थी। मुझे 2 साल तक शादी नहीं करनी बरहान। 2 साल बाद मैं खुद आपसे शादी करूंगी और बच्चे भी पैदा करूंगी, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। इसने बिना शर्माए हिम्मत से कहा। बरहान, जो संजीदा से पेशानी में बल लिए अनमोल की बातें सुन रहा था, इसकी आखिरी बात सुन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। बरहान ने कहते ही प्यार से अनमोल की नाक खींची। अनमोल ने इसके हाथ पर थप्पड़ मारा। मेरी नाक को हाथ भी मत लगाना। अनमोल ने इसे आंखें दिखाई। ठीक है, बरहान ने कहा और इसे छोड़कर 2 कदम पीछे होकर खड़ा हो गया। इसे खुद दूर खड़ा होते देख अनमोल परेशान हो गई। इसे लगा बरहान इससे नाराज हो गया है। इसे ऐसे लगा जैसे किसी ने इसके दिल को मुट्ठी में ले लिया हो। वो परेशानी से बरहान को देखने लगी। इसे परेशान देख वो समझ गई वो क्या सोच रही है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ मेरी जान, जाओ जाकर फ्रेश होकर कपड़े तब्दील करो। मेरे कमरे के कबर्ड में तुम्हारे लिए 2 सूट रखे हैं, जो भी पसंद आए पहन लेना, जाओ। बरहान ने इसे प्यार से कहा तो वो रिलैक्स होकर बरहान के कमरे की तरफ जाने लगी। प्यार से इसे पीछे से देखते रहा। अनमोल ने पलट कर इसकी तरफ देखा।
फरहान ने मुस्कुराते उसे कमरे में जाने का इशारा किया। अनमोल हल्का से मुस्कुराई कमरे में चली गई। इसके जाते ही फरहान किचन में जाकर अनमोल के लिए कुछ खाने को बनाने लगा। जानता था अनमोल भूखी होगी। अनमोल ने फरहान की कबर्ड खोली। सामने ही फरहान की शर्ट के साथ 2 ड्रेस रखे हुए थे, एक ब्लैक और एक भूरे कलर का। अनमोल ने भूरे रंग का ड्रेस ले उठाया, वॉशरूम में नहाने चली गई। इसे नहाने के बाद ड्रेस पहनी और बहुत लंबी ड्रेस थी, मैक्सी स्टाइल की। इसकी पाँव तक टखनों तक आ रही थी। अनमोल ने मुंह बिगाड़ा। वो ड्रेस के पीछे की डोरियां बांधने की कोशिश करने लगी, जो उससे बिल्कुल भी नहीं बंध रही थी। इसी वक्त इसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक मोटी सी चिपकली थी। इसकी आंखें फैल गई। इसने जोर से चीख मारी और वॉशरूम से बाहर भाग गई। फरहान ने चिकन नूडल्स बनाए और उन्हें बाउल में डालने लगा। इसी वक्त अनवर की चीज सुन इससे सब चीजें वही छोड़ा और बाकी कमरे में गया। सामने से भागती हुई आई, उसके गले से लग गई। क्या हुआ अनमोल? इसने फिक्रमंदी से पूछा। वॉशरूम में मोटी सी चिपकली है, अनमोल ने आहिस्ता आवाज में कहा। ये सुन फरहान ने लंबी सांस ली। वाकई में तुम एवल हो के एक चिपकली से डर गई हो अनमोल, फरहान ने संजीदगी से कहा। अनमोल से दूर होकर खड़ी होगी। फरहान बिना पलक झपकाए इसकी तरफ देखने लगा। अनमोल का चेहरा लाल लग रहा था। वो हफ्की से देख रही थी। इसके सफेद चेहरे पर पानी के कतरे शबनम की तरह लग रहे थे। इसकी गर्दन पानी के कतरे को फरहान ने गौर से देखा और शबनम की तरह लग रहे थे। फिसलते हुए इसकी ड्रेस के गले में ले गए। इसकी ड्रेस का पहले ही गला बड़ा था, फिर खुली डोरियों की वजह से आगे की तरफ लटका हुआ था, जिसकी वजह से इसके सारे नशीन फराज नजर आ रहे थे। फरहान ने यह देख अपने होठों को दांतों में दबा लिया और अपने अंदर बढ़ते हुए जज्बात पर काबू पाया। अनवर ने फरहान की नजरों को अपने सीने पे महसूस करके सीने पर हाथ रख लिया। अपने नजर काबू में रखे मिस्टर डेवल, अनवर ने हफ्के से कहा और डोरियों को बांधने की कोशिश करने लगी। फरहान बालों में हाथ फेरने लगा। अनमोल को डोरियों से जो करता देखा कि बड़ा इसके पीछे जाकर इसके बालों को आगे किया और उसकी ड्रेस की डोरियों को बांधने लगा। अनमोल ने अपने हाथ नीचे कर लिए। वो शर्म से होंठ काटने लगी। उसे फरहान से शर्म आ रही थी। डोरियां बांधने के बाद अनमोल ने की पतली कमर को देखा। अनमोल की ड्रेस के पिछला गला इतना बड़ा था कि इसकी सारी कमर नजर आ रही थी। फरहान ने प्यार से इसकी कमर पर अपना हाथ फेरा। अपनी कमर पर फरहान के हाथ का लम्स महसूस कर अनमोल की जान निकली। इसने फरहान से दूर होना चाहा। इसने खुद से दूर होता देख फरहान के पेशाने में भर पड़े। इसने अनमोल को खुद से दूर नहीं होने दिया। अनमोल इनकी पीठ को अपने सीने से लगाए, उसकी पेट पर अपने हाथ बांध लिए। फरहान कैसे करने से अनमोल कांप उठी। मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत अनमोल, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। फरहान का लहजा में इंतहा सख्त था। इसके साथ लहजा महसूस कर अनमोल का दिल कांपा। वो शर्म की वजह से फरहान से दूर हो रही थी, पर फरहान क्या समझ लिया था? फरहान मैं आपसे दूर क्यों जाऊंगी भला? मुझे तो आपसे शर्म आ रही थी, अनमोल ने आहिस्ता आवाज में कहा। इसकी बात सुन फरहान ने लंबी सांस ली। इसे पछतावा होने लगा। इसने बिना सोचे समझे अनमोल के साथ सख्त लहजा इस्तेमाल किया। इसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, पर वो क्या करता? अनमोल इसके लिए शिद्दत और जुनून बन गई थी। इससे दूर जाता एक कदम इसके अंदर आग लगा कर आग जला गया चाहता था। मुझे माफ कर दो मेरी जान, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए मेरा प्यार शिद्दत जुनून बन गया है। तुम्हारे एक कदम दूर जाने से मेरे अंदर आग सी लग जाती है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आग में डाल दिया हो। फरहान ने धीमे लहजे में संजीदगी से कहा। इसकी बात सुन अनमोल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई। वो समझ गई फरहान ने कैसे महसूस किया, क्योंकि फरहान के दूर जाने पर अनमोल को भी ऐसे ही महसूस हुआ। अनमोल ने अपने पेट पर रखे फरहान के हाथों पर अपने हाथ रखे। प्लीज आप ऐसा सोचना छोड़ दें फरहान कि मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। फरहान मैं कभी भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। अनमोल ने इसके हाथों पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत करके कहा और इसकी बात सुन फरहान को अच्छा लगा। इसने अनमोल की कमर से हाथ हटाकर इसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा और इसके चेहरे को प्यार से देखने लगा। अनमोल मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मेरे लिए सब कुछ तुम हो, मेरी जिंदगी हो तुम अनमोल, और मैं तेरा दीवाना हूँ। संजीत से बोलते बोलते लम्हे में उसका लहजा बदल रहा। तुम्हारे हाथ का जख्म गीला हो गया है, चलो मैं मरहम लगाकर पट्टी कर दूँ। फरहान इसका हाथ पकड़कर संजीदगी से कहता मेडिकल बॉक्स उठाकर इसके हाथ की पट्टी की और इसके हाथ पर किस किया। अपने जख्म का ख्याल रखना अनमोल, इस पर दवाई लगाती रहना, फिर ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इसकी बात सुन अनमोल मुस्कुराने लगा। अचानक फरहान को याद आया और बालों में हाथ फेरा। अनमोल बाहर चलो, मैंने तुम्हारे लिए चिकन नूडल्स बनाए हैं जो कि अब तक ठंडे हो चुके होंगे। इसने अनमोल को देखकर धीमे नरम लहजे में कहा। अनमोल ने हैरानी से आंखें फैलाकर इसकी तरफ देखा। आपको चिकन नूडल्स भी बनाने आते हैं? वो काफी हैरानी जी बनाने आते हैं, चलो खाकर भी देख लो कैसे बनते हैं। फरहान ने मुस्कुराकर कहा, इसका हाथ पकड़कर किचन की तरफ ले गया। फरहान अनमोल ने चिकन नूडल्स खाए। नूडल्स खाने के बाद फरहान अनमोल को उसके घर छोड़ने चला गया। घर पहुंचते ही अनमोल ने जलान को सामने सोफे पर बैठा
انمول نے زلان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا، کچھ نہیں، تم بتاؤ، تم خود گھر آئی ہو یا برہان تمہیں چھوڑ گیا ہے؟ اس نے انمول سے پوچھا، مجھے برہان چھوڑ گیا ہے، میں نے اسے اندر آنے کو کہا پر اسے کچھ کام تھا وہ چلا گیا۔ انمول نے سنجیدگی سے بتا رہی تھی۔ زلان اسباب میں سر ہلانے لگا۔ اچھا بھائی، میں کیا سوچ رہی تھی کہ حمزہ بھائی کی شادی عائشہ سے کروا دوں۔ اس نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا تو اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ مسکرایا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، وہ تم سے ڈرتا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے وہ عائشہ سے بھی ڈرتا ہوگا۔ زلان نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھ سے بے شک ڈرتے ہیں، لیکن عائشہ نے ڈرانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے مسکرا کر اعتماد سے بتایا۔ تو زلان نے آئیبرو اچھا کر سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم ان دونوں کی شادی کروا سکتی ہو؟ زلان نے آئیبرو اچھالتے ہوئے پوچھا، آپ مجھے جانتے ہیں، جو کرنے کا سوچ لیتی ہوں نہ کر کے رہتی ہوں۔ میں ان دونوں کی شادی کروا کے رہوں گی، اس نے پرجوش ہو کر ضدی لہجے میں کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زلان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ دیکھ لینا، میں ان کی شادی کروا کے رہوں گی، وہ بھی آپ کی شادی کے فوراً بعد۔ اس نے چیلنج انداز میں کہا۔ تو تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ زلان نے ابرو اچھا کر کہا، جی میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں، اور چیلنج ہی میں جیتوں گی، اس نے اعتماد سے کہا۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر، کیونکہ اس کے بعد جو ایپیسوڈ آ رہی ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔